श्रृंखला में आज का जो वेबिनार है, आज के वेबिनार का विषय है भ्रूण प्रत्यारोपण और आईवीएफ मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी। ये जो तकनीक है बायफ काफ़ी सालों से इस पर काम करते आ रहा है। इस तकनीक के ज़रिए सांड माताओं के उत्पादन में किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे खेत पर या अपने घर में जो अनुत्पादित गाय है या जो देसी गाय है, तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है, जो जिस पर बायफ काफ़ी सालों से काम करते आ रहा है, इस प्रक्रिया के ज़रिए इन गायों में हम इन गायों को किस तरह से हम ज्ञापन कर सकते हैं और घर में जो दूध उत्पादन है, मिल्क प्रोडक्शन है, वो किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं और इससे अपनी आय शेतकरी किसान भाइयों की जो आय है, उसमें ज़्यादा ये किस तरह से हम विकसित कर सकते हैं, इसके बारे में आज का वेबिनार रहेगा। वेबिनार में हमारे साथ जॉइन हुए हैं खड़से सर, जो कि उरली कांचन का जो बायफ का पूरा प्रोग्राम है, वो खुद देखते हैं। खड़से सर 20 सालों से भी ज़्यादा समय से बायफ के साथ जुड़े हुए हैं। वो खुद उनकी तारीफ़ करेंगी ही, मतलब खुद के बारे में बताएँगे ही। आज के विशेषज्ञ जो है, विषय तज्ञ जो है वो है हेमंत कदम सर। हेमंत कदम सर करीबन 14 साल से भी ज़्यादा उनका तजुर्बा रहा है। उसमें से 14 साल वो बायफ के साथ जुड़े हुए हैं। वो भी उरली कांचन जो बायफ का सीआरएस जो है, सेंट्रल रिसर्च स्टेशन, वहाँ उनका ज़्यादातर काम चलता है, लेकिन वहाँ से वो बायफ के पूरे 12 देशों में जो काम 12 राज्यों में जो काम चलता है, वो पूरा वो उरली कांचन से देखते हैं। हेमंत कदम सर के साथ ही उनकी टीम भी जुड़ी हुई है। तो मैं हेमंत कदम सर से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने टीम का भी परिचय दें और विषय की शुरुआत करें। कदम सर। ओके, थैंक यू श्रेया एंड गुड मॉर्निंग। और सभी जो ऑनलाइन ज्वाइन हुए हैं, वो किसान भाई है, बायफ के एआईटीज है, बायफ के एम्प्लॉयज है और पशुपालक है और मेरी टीम है, उन सभी को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। तो ये जो आईवीएफ का हमारा सीआरएस उरली कांचन का जो टीम है, तो हम वी आर वर्किंग अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर खड़से सर। और जो हमारी टीम जो 4 लोगों की टीम है, उसमें मैं हूँ, डॉक्टर घाटगे है, जो अगर ओपीयू आईवीएफ के 2 अगर एक टेक्निक के हम पार्ट्स करते हैं, तो एक जो है कि ओपीयू मींस लाइव एनिमल से oocyte कलेक्ट करना और उसका ट्रांसफर करना, ये दोनों बाहर के पार्ट हम देखते हैं। और जो लैब का पार्ट है, उसमें डॉक्टर गौतमी जोशी और प्रसाद देशपांडे मेरे सहकारी हैं। जो हम एम्ब्रियोज लैब में डेवलप करते हैं, वो पार्ट वो देखते हैं। तो आज के ये वेबिनार में हम क्या करेंगे कि जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, तो अभी एक 10-12 साल से भारत में भी उसका काम चल रहा है। तो इसके बारे में हम आप थोड़ा डिस्कस करेंगे। आपके जो भी कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप उसको पूछ सकते हैं। आज के टॉपिक में हम क्या करेंगे कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी, उसकी जरूरत क्या है, आज की घड़ी में बायफ कहाँ पे है, भारत कहाँ पे है, और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे डोनर्स जिसको हम बुल मदर्स बोलते हैं, अच्छे क्वालिटी का सीमेंट चाहिए वो है, जो भी इक्विपमेंट लगते हैं वो है, तो उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और जो भी हम एम्ब्रियोज या भ्रूण तैयार करते हैं लेबोरेटरी में, उसको फिर ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए रिसिपेंट जिसको हम बोलते हैं सरोगेट मदर, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, उनमें कब कब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो बारे में चर्चा करेंगे हम थोड़ा। कदम सर जस्ट एक मिनट, मैं आपका वेबिनार का शुरुआत करने से पहले मैं खड़से सर से अनुरोध करती हूँ कि थोड़ा सा जो सीआरएस का अपना काम है, उसके बारे में अगर वो ब्रीफ में बता सके कि किस तरह का काम हम वहाँ करते हैं और उसका किसानों को किस तरह से फायदा होता है। खड़से सर। नमस्कार किसान भाइयों, और जो भी इस वेबिनार के लिए जुड़े हैं विभिन्न राज्यों से, जो कि पशुधन विकास कार्यक्रम में काम कर रहे हैं। तो आज का ये जो हमने वेबिनार रखा है कि जो अभी नया लेटेस्ट तकनीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एज वेल एज एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, तो ये टेक्नोलॉजी का आज क्या जरूरत है। अगर हम देखेंगे कि पशुधन विकास में पशु जनन या प्रजनन बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जो पशु हमारे पास है उसकी उपयोगिता अनुसार उस पशु को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं,
उसको ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है और हम बायोफ प्रोग्राम में लगभग पिछले 50 साल से उसको यूज कर रहे हैं। जैसे आप सभी लोगों ने देखा है कि बायोफ का शुरुआत हुआ है क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम से। तो क्रॉस ब्रीडिंग उस समय का एक जरूरत था कि जिसको हम किसी भी जाति का या नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल बोलते हैं, अवर्णित प्रजातियां, उस अवर्णित प्रजातियों का दूध प्रोडक्शन कैपेसिटी, दूध देने की क्षमता बहुत कम थी और उसको हमने संकर करके हुए क्रॉसब्रेड्स और संकरित गाय तैयार किया। और जब हमने देखा कि दूध उत्पादन अच्छी मात्रा में बढ़ा, तो ये निरंतर बढ़ोतरी के लिए जो हम बीज यूज करते हैं या सीमेन या वीर्य यूज करते हैं, वो अच्छे से अच्छे सांड का हमें कैसा मिलेगा, उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है और हम करते ही है। तो उसी तरह से जैसे संकरीकरण हो, देसी जाति का उन्नतीकरण हो, उसको और हम कैसे अपग्रेड करें, या गाय में हो, भैंस में हो, तो ये हम कैसे कर सकते हैं। तो एक कृत्रिम रेतन एक हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो हम यूज कर रहे हैं। और दूसरा टेक्नोलॉजी है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर, कि जिसमें हम अच्छी गाय को चुन के उससे ज्यादा बच्चे निकाल सकते हैं। तो डॉक्टर कदम आपको इस बारे में तो डिटेल में जानकारी देंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम कृत्रिम रेतन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो बुल है या सांड है, अच्छे सांड का चयन करते हैं। तो जो अगली पीढ़ी या जनरेशन निकलती है, तो उसमें से हमारी तरफ से अच्छा सांड का ही जो भी गुण होंगे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में हम बुल के साथ साथ या सांड के साथ साथ अच्छी गाय का भी चयन कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी में अगर आपको मैं बताऊं कि एक गाय पूरे उसके जीवन काल में 8 से 10 बार गाभिन होंगी या 8 से 10 बच्चे देंगी, तो हमें 4 या 5 पाड़ी या 4 या 5 पाड़ा जैसे मेल या फीमेल मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कर सकते हैं तो एक ही गाय से हम 50 से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट 8-10 साल से हम जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और ये नया टेक्निक आया है, इस पर्टिकुलर टेक्निक का एडवांटेज या महत्व ये है कि उससे भी ज्यादा फास्ट हम सिलेक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो दो चीजें हैं, तो नया टेक्नोलॉजी है, तो इसमें कौन कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से जो भी हमें अगली पीढ़ी में अच्छे गुण चाहिए, जैसे दूध बढ़ना चाहिए, ये तो है, लेकिन दूध के साथ साथ अच्छा फैट चाहिए। या अगर हमें देसी जानवर है तो देसी जानवर के जो गुण है, दिखने में कैसा है, कलर, हॉर्न साइज, ये सब चीजों को भी हम इस सिलेक्शन क्राइटेरिया में सम्मिलित कर सकते हैं। तो जी उसकी वजह से तो जो भी एम्ब्रियो बनेगा वो अच्छे से अच्छे, मतलब मेल और फीमेल दोनों साइड से बेहतर का चयन करते हुए हम एम्ब्रियो बना सकते हैं। और जैसा सीमेन है उसी तरह से एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी कर सकते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति में अगर हम फ्रेश जैसे एम्ब्रियो बना और ट्रांसफर करेंगे तो अच्छा सफलता मिलती है। और ये टेक्नोलॉजी अभी पिछले 5-6 साल से हमारे भारतवर्ष में हर एक राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इसके ऊपर प्रयासरत है कि इस टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा किसानों के साथ हम कैसे ले जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर कदम आपको पूरा इसके तकनीक के बारे में, यूज के बारे में और हम अभी जो काम कर रहे हैं उसके बारे में क्या हो रहा है और आगे इस टेक्नोलॉजी का उपयोग
किसान के साथ अच्छा जानवर पैदा करने के साथ साथ ब्रीडिंग के लिए अच्छे सांड और सांड माता का उत्पादन कैसे कर सकते हैं, ये भी डॉक्टर कदम आपको बताएंगे। तो मैं यहाँ रुकता हूँ और डॉक्टर कदम से अनुरोध करता हूँ कि आप अपना शुरू करें। थैंक यू कटसे सर। सबसे पहले मेरा एक सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी ज्वाइन हुए हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है और इसको आई ट्राई टू कन्वर्ट इन हिंदी बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स दे आर एबल टू अंडरस्टैंड इन द हिंदी में ये करेंगे। तो थोड़ा कुछ वर्ड्स अगर कुछ दिक्कत है तो आप थोड़ा उसको कंसिडर कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट था। तो एक टॉपिक का जो नाम हमने रखा है कि भ्रूण प्रत्यारोपण फॉर इंडिजिनस या देसी गाय में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो टेक्निक है ये हम देसी गाय में भी यूज कर सकते हैं, क्रॉसब्रीड्स में भी यूज कर सकते हैं, या प्योर होस्टिन प्योर देसी गाय में भी ये टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। सॉरी। तो थोड़ा बायफ के बारे में अभी खरसे सर ने बताया, लेकिन मैं थोड़ा जो पर्टिकुलर 4-5 प्रोजेक्ट में या हम काम कर रहे हैं विभाग में कार्यक्रमों में, तो उसका थोड़ा डिटेल बताता हूँ। एक जो भी अगर बायफ से कुछ बात के बाहर के लोग होंगे उनके इंफॉर्मेशन के लिए, तो बायफ के फाउंडेशन है डॉक्टर मणिभाई देसाई। इन्होंने 1967 में बायफ की संस्था का फाउंडेशन जो उर्ली कंचन में किया था। तो बायफ 4 मेजर कार्यक्रमों में 12-13 राज्यों में काम कर रही है फिलहाल। तो उसमें एक है कि पशुपालन एक है, वाटरशेड एक भाग है, जिसको एक दूसरा एक एग्रो फॉरेस्ट जिसको हम वाड़ी प्रोजेक्ट बोलते हैं, उसमें भी हम काम कर रहे हैं। और एसएचजी जो स्वयं सहायता समूह या जूथ है, तो उनके साथ भी बायफ काम कर रहा है। ये हमारा बायफ का सीआरएस कैंपस का एंट्रेंस है। तो ये जो टेक्नोलॉजी अभी हम आज डिस्कस करेंगे या उसके डिटेल में हम थोड़ा सा ये करेंगे, तो उसका स्टेटस क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा है कि 2-3 कंट्रीज इसमें बहुत सालों से ऑलमोस्ट 20-25 साल से काम कर रहे हैं। तो उसमें लीडिंग कंट्रीज है, एक तो ब्राजील है, कनाडा है, अमेरिका है। उन्होंने ये देशों ने इनमें बहुत सारा काम किया है। और आज की घड़ी में अगर हम देखते हैं तो इन देशों में जो भी अच्छे दूध देने वाली गाय है, मे बी होस्टन होगी, जर्सी होगी, या ब्राजील में कुछ भारतीय नस्ल के गाय भी है, गिर है, ओंगोल है, तो उनका भी चयन या उसका दूध देने की कैपेसिटी या बाकी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जो क्वालिटीज है, तो उसका फास्टर मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो ये टेक्निक बहुत अच्छी है। अगर हम भारत के लेवल पे या हमारे नेशनल लेवल पे अगर थोड़ा देखते हैं, तो ये टेक्निक बायफ भारत में 10-15 साल से यूज हुई है। कुछ जैसे इंस्टीट्यूट है, जैसे एनडीआरआई है, आईवीआरआई है, या कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज है, तो उन्होंने एक शुरू किया था। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ऐसा था कि ये जो एम्ब्रियो तैयार करते थे आईवीएफ से, तो ये जो स्लॉटर हाउस ओवरीज थे वहां से ओवरीज लाके ये कर रहे हैं। लेकिन अभी एक पिछले 4-5 साल से गवर्नमेंट का एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने एक ऑलमोस्ट 30 लैबोरेटरीज को एक ये फैसिलिटी दिया था या प्रोजेक्ट दिया था। तो उसमें अभी हर जगह लाइव एनिमल से, मीन्स जो लाइव डोनर से हम सेट कलेक्ट कर रहे हैं और एम्ब्रियो तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारा बायफ का सीआरएस का लैबोरेटरी है। तो हम कहाँ से काम कर रहे हैं? 2018 से हमारे यहाँ एक जो केंद्रीय कृषि मंत्री थे राधा मोहन सिंह जी, उन्होंने एक लैब का हमारा इनॉग्रेशन किया था। उनके साथ हमारे बायफ के प्रेसिडेंट और महाराष्ट्र के एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर और मिनिस्टर भी थे। तो 2018 से बायफ ये काम में इन्वॉल्व हुआ है। तो आज की घड़ी में हम ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट के अंदर 6 जो देशी ब्रीड्स है, जो इसमें से मेजर गिर है, सहवाल है, और बाकी 4 ब्रीड्स या नस्लें हैं जो महाराष्ट्र की है। तो ऑलमोस्ट ऐसे 40 डोनर्स हमने खरीद के यहाँ पे रखे हैं, और उनके थ्रू हम जो उस साइट या जिसको हम स्त्री बीज कहते हैं, तो स्त्री बीज संकलन का कार्यक्रम और काम यहाँ पे हम करते हैं। तो हमारे पास ये 6 अच्छे नस्ल की देसी गाय है, जो गिर सहवाल जो है, जो हमने उनके ब्रीडिंग ट्रैक्ट गुजरात हो या हरियाणा हो वहां से लेके आए हैं, और उनका रिकॉर्ड है पूरा, जो भी रिक्वायरमेंट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये दोनों ब्रीड में थोड़ा सा दूध का 3000 से ऊपर वाली गाय है, और जो बाकी 4 जो देसी महाराष्ट्र की नस्ल है,
उनमें से 1000, 1500, 1200 ऐसा दूध का रेंज है एक लैक्टेशन में। तो एक टेक्निक जिसको हम बोलते हैं या तकनीक क्या है, तो उसमें से एक सिंपल जो हम कॉमन लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, जो ह्यूमन में बहुत इस्तेमाल होती है आजकल, तो वही टेक्नोलॉजी है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि उसका अगर हम थोड़ा सा डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें क्या है कि जो लाइव डोनर है, जो अच्छी नस्ल की दाता गाय जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम डोनर कहेंगे, उससे हम oocytes या स्त्री बीज जिसको हम बोलेंगे, वो सोनोग्राफी मशीन की सहायता से, एक प्रोब रहता है उसकी सहायता से हम कलेक्ट करेंगे। और वो जो oocytes जो हमने कलेक्ट किए हैं उसको हम फिर लैब के जो पार्ट है, मेरे सहकारी है, वो लैब में उसका बाकी का या आगे का प्रोसेस करते हैं। तो oocytes जब भी हम एक गाय से निकालते हैं, तो अगर आज के दिन हमने oocytes निकाले तो उसके एम्ब्रियो हमको 8 दिन या 9वें दिन बाद मिलते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस का पीरियड 9 दिन रहता है, 8-9 दिन, डिपेंड्स अपॉन द एम्ब्रियो स्टेज। और उसमें जो मेजर पार्ट है तो ओपीयू, जिसको हम, जैसे अभी मैंने कहा कि लाइव डोनर से स्त्री बीज संकलन। दूसरा पार्ट है वो जो भी हमको स्त्री बीज मिलते हैं तो एक स्टेज के नहीं मिलते, तो उनको मैच्योर करना पड़ता है पर्टिकुलर स्टेज पे, तो लैब में पार्ट रहता है। बाद में उसको अच्छी नस्ल की सांड की वीर्य है उससे, या हमारा रिक्वायरमेंट है जैसे सॉर्टेड सीमेन है, तो उससे हम फर्टिलाइज कर सकते हैं, तो लैब का पार्ट है। फिर उसको 6 या 9 दिन तक या 8 दिन तक हम लैब में रखते हैं कल्चर के लिए। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ऑलमोस्ट 6-7वें दिन वो एम्ब्रियोज तैयार होते हैं। तो जो तैयार एम्ब्रियो होते हैं तो उनको अभी खड़से सर ने जैसे बोला कि अगर आइदर हम फ्रेश ट्रांसफर कर सकते हैं या इसको सीमेंट जैसे फ्रीज कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। तो एक 4-5 मेजर स्टेजेस है ये प्रोसेस में, तो हम डिटेल थोड़ा उसका आगे उसमें डिटेल थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये टेक्निक का उद्देश्य क्या है, क्यों करना है? तो जनरली क्या है कि अगर आप कहीं अगर भारत नेशनल लेवल पे देखिए तो अच्छे नस्ल की बुल मदर्स जिसको हम डोनर्स बोलते हैं, या अच्छे बुल मदर्स या डैम बुल जिसको बोलते हैं, और अच्छे नस्ल के सांड जो भी हमको सीमेंट कलेक्शन के लिए लगते हैं, तो उनका बहुत 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 शॉर्टेज है। अगर आप कौन सा भी ब्रीड देखेंगे, होस्टिन देखेंगे, जर्सी देखेंगे, गिर देखेंगे, सहवाल देखेंगे, तो हर जगह इनका शॉर्टेज है। तो इसको फास्टर मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो एक दरिया है कि जिसकी मदद से हम इसका फास्टर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और बुल मदर्स या बुल माता हम तैयार कर सकते हैं, अच्छे नस्ल की सांड तैयार कर सकते हैं। और दूसरा इसका एडवांटेज ऐसा है कि जो भारतीय नस्ल की गाय है जो भी लुप्त हो रही है बहुत जगह, तो उनको मल्टीप्लाई करने के लिए, उनका जतन करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं। तो इसके फायदे क्या है? जैसे अभी हम बोल रहे थे या खड़से सर भी बोल रहे थे कि एम्ब्रियो कलेक्शन या एम्ब्रियो प्रोडक्शन के 2 टेक्निक्स है। तो एक आईवीएफ जो हम कहते हैं, ये अभी रिसेंट टेक्नोलॉजी है भारत में, या हम भी अभी रिसेंटली काम कर रहे हैं। लेकिन एक कन्वेंशनल एम्ब्रियो प्रोडक्शन हेलो बरं मागच्या आठवड्यात एक पण जर्सी दिली नाही. हेलो तो किसी की तो आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, कंटिन्यू कदम से। तो दूसरा जो कन्वेंशनल एम्ब्रियो प्रोडक्शन जिसको हम मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं, वो टेक्निक ऐसा है कि उसमें हम क्या करते हैं, तो वो हम ऑलमोस्ट 20 साल से बायो उसमें काम कर रहा है। उसमें क्या रहता है कि 7वें दिन के तैयार एम्ब्रियो हम डोनर से निकालते हैं, वो बेसिक टेक्नोलॉजी है। और अभी ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो नहीं निकाल रहे, इसमें हम oocyte निकाल रहे हैं, इसके एम्ब्रियो हम लैब में तैयार कर रहे हैं। ये मेजर डिफरेंस ये 2 टेक्नोलॉजी में है। लेकिन अगर ये तो डिफरेंस है, ये जैसे हम प्लेट में जिसको हम या टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको बोलते हैं, और डिफरेंस ऐसा है कि जो 7वें दिन हम लाइव एम्ब्रियो एमओईटी से निकालते हैं, उसका जो पीरियड है उसको ऑलमोस्ट 36-37 डेज लगते हैं। लेकिन ये जो हमारा आईवीएफ टेक्नोलॉजी का टेक्निक है, इसमें हमको 9वें दिन पे एम्ब्रियो मिलते हैं। ये एक फर्क है। दूसरा ऐसा है कि अगर कौन सी गाय अच्छी गाय है लेकिन वो गाभिन है, 60 दिन की गाभिन है, 90 दिन की गाभिन है, तो उससे भी हम एम्ब्रियो प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो एमओईटी है, कन्वेंशनल एम्ब्रियो प्रोडक्शन, उसमें हम ये नहीं कर सकते। उसको गाय जो ओपन, जिसको गाभिन नहीं है, उससे हम कर सकते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है हम 8 दिन बाद 15 दिन बाद इसको हम रिपीट कर सकते हैं आईवीएफ में। लेकिन कन्वेंशनल एमओईटी में 2-2 महीने का पीरियड उसको या गैप देना पड़ता है।
तो जैसे अभी हम बोल रहे थे कि ये फास्टर मल्टीप्लिकेशन है कंपेयर टू कन्वेंशनल एमओईटी। तो दूसरा ऐसा इसमें एक पार्ट है कि जो oocytes निकलते हैं, हम निकाल लेते हैं ओपीयू के टेक्निक से, उसको हम लैब में रखते हैं। तो लैब में अगर रखना है तो इसमें एक बहुत अच्छा एडवांटेज ऐसा है कि अगर एक गाय से हमको 20, 25 या 40 oocytes मिल गए, तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट, हमारी जरूरत के अनुसार उसको अगर 10 oocytes हमको चाहिए, तो 10 oocytes जो है एक्स बुल से फर्टिलाइज कर सकते हैं, रिमेनिंग 10 oocytes बी बुल के सीमेन से फर्टिलाइज कर सकते हैं, या अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको हम सेक्स सॉर्टेड सीमेन से यूज कर सकते हैं। समझो अगर हमारे यहाँ की लोकल खिलार है तो उसको हम वाई सॉर्टेड मेल होने वाले सीमेन से फर्टिलाइज कर सकते हैं। गिर है, सहवाल है, तो उसको हम फीमेल सेक्स सॉर्टेड सीमेन से फर्टिलाइज कर सकते हैं। और पूरे एम्ब्रियो, ऑल द एम्ब्रियोज विल बी सेक्स सॉर्टेड, अगर फीमेल हो या मेल हो। तो ये बहुत अच्छा ये टेक्निक का एडवांटेज है। और अगर सब चीजें जैसे 5 स्टेजेस मैंने अभी बोली थी, ओपीयू है, आईवीएम है, आईवीएफ है, आईवीसी है, तो अगर 5 स्टेजेस अच्छी ढंग से पूरे इंप्लीमेंट होती है, तो ऑन एन एवरेज एक गाय से हमको 3 या 5 एम्ब्रियो मिलते हैं एक 15 दिन के अंतराल से। तो सबसे फास्टर मल्टीप्लिकेशन जरिया है ये एनिमल प्रोडक्शन के लिए। तो अभी मैं बात कर रहा था कि डोनर्स या दाता गाय, तो वो कैसी होनी चाहिए। अभी ये फोटो में जो दिखाई है, मैंने ये खराब गाय दिखाई है, क्योंकि क्या है, ये टेक्निक का आईवीएफ का फायदा ऐसा है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो गाय बुड्ढी है लेकिन उसका दूध का रिकॉर्ड अच्छा है, सेट रिकॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, उसके 305 दिन का दूध है, एक बैत का दूध जिसको हम बोलते हैं, वो अगर हमारे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे अच्छा है तो उसको हम ले सकते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है, किसान के यहाँ 7-8 बैत देने वाली गाय है, बुड्ढी रहती है, तो उसको ब्रीड नहीं करता, बोलता है कि बाबा अगर गाभिन रहेगी तो मर जाएगी, वो प्रेगनेंसी टॉलरेट नहीं कर पाएगी, तो वैसे की वैसी रहती है। या कुछ गाय है जिसको मस्टाइटिस हुआ है, प्रोडक्ट दूध नहीं दे रही, लेकिन उसके पहले 1-2 बैत का दूध रिकॉर्डेड है, अच्छा है, तो उससे हम अगर उससे प्रेगनेंसी ले सकते हैं, लेकिन वो दूध पीने के लिए बच्चों को दूध भी नहीं है। तो ऐसे गायों में या ऐसे डोनर्स में हम टेक्नोलॉजी अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। या कुछ गाय है जिसको फिजिकल वीकनेस है या लेमनेस है, उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं रह पाते या हम उसको प्रेग्नेंट नहीं करते, तो ये ऐसी अच्छी डोनर्स, अच्छी नस्ल की दाता गाय हम ये टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं। तो इसको हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारी ये टेक्निक में रिक्वायरमेंट की वो गाय की ओवरी, जिसको हम अंडाशय कहते हैं, तो वो अच्छे होने चाहिए। खाली एक ही क्राइटेरिया टेक्निक में है। तो एक ओवरी का पिक्चर है, उसमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ oocytes या स्त्री बीज दिखाया है मैंने, वो आगे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये हम थोड़ा स्लाइड आगे भी डिस्कस करेंगे। फॉलिकल्स या oocyte के कौन कौन से स्टेजेस रहते हैं, और जब भी हम ओपीयू करते हैं, एक लाइव दाता से हम स्त्री बीज संकलन करते हैं, तो क्या क्या करते हैं, तो थोड़ा हम आगे देखेंगे। हाँ, तो एक टेक्निक का थोड़ा फ्लो चार्ट मैंने दिखाया यहाँ पे, तो सेम है, उससे आगे वाला स्लाइड मेरे अच्छा होगा। हाँ, तो ये है। तो क्या करते हैं, एक प्रोसेस जो अभी मैंने थोड़ा सा बताया, तो थोड़ा उसका डायग्राम दिखाया मैंने। तो एक डोनर है, उससे हम स्त्री बीज संकलन करेंगे, लाइव डोनर जिसको हम बोलते हैं, या लाइव दाता गाय है। तो उससे उसके बाद में अगर हमने स्त्री बीज संकलन किया, तो उसके लैब में हम मैच्योर करते हैं, जिसको हम आईवीएम बोलते हैं। तो वो एक जो लैब का पार्ट है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें है, उसमें जो स्पेशल टाइप ऑफ इंक्यूबेटर्स रहते हैं और स्पेशल टाइप ऑफ मीडियाज रहते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टेक्निक में थोड़ा दिक्कत ऐसा रहता है कि इसको हम लाइव हैंडल करते हैं। अगर ये लैब की प्रोसेस में कहीं भी गलती हो गई, या टेम्परेचर वेरिएशन हो गया, जो मीडिया यूज हम कर रहे हैं उसका अगर पीएच चेंज हो गया, जो विशिष्ट प्रकार के गैस हम इंक्यूबेटर में छोड़ रहे हैं उसका अगर लेवल कम डाउन हो गया, तो ये पूरा हमारा साइकिल फेल हो जाता है। तो लैब का पार्ट, जैसे बाहर का पार्ट क्रिटिकल है, उससे भी क्रिटिकल लैब का पार्ट है। तो ये बहुत बार लैब में दिक्कत हो जाती है। तो ये जैसे हम बोल रहे हैं कि ये बहुत स्किलफुल काम है, अंदर के लैब लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ता है, और टाइम टू टाइम वो जो साइकिल है उसको अटेंड करना पड़ता है। टाइम टू टाइम जो इक्विपमेंट्स है उनका पीएच या उनके गैस लेवल या उनका एम्स जो भी है, तो वो करना पड़ता है। तो एक पार्ट है। तो अगर हम लैब में उनको मैच्योर करते हैं एक 20 घंटे के लिए,
उसके बाद एक अच्छी नस्ल की सांड की सीमेन से हम फर्टिलाइज करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि वो सॉर्टेड सीमेन होगा या कन्वेंशनल सीमेन होगा, लेकिन अच्छी नस्ल का होगा। तो उससे फर्टिलाइज करने के बाद उसको हम 18 घंटे रखते हैं, और 18 घंटे रखने के बाद फिर वो जो जिसको हम प्रिजम्पटिव जाइगोट्स बोलते हैं हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में, तो उनको हम वॉश करने के बाद 7 दिन जो अलग तरह का एक इंक्यूबेटर रहता है, ट्राई गैस इंक्यूबेटर, हम उसमें रखते हैं। तो उसमें 3 गैस है, जनरली मेजर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है। तो ये 3 गैसों का डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम उसको ये करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और एम्ब्रियोज तैयार हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा विचार करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि गाय की यूट्रेस या गर्भाशय का जो वातावरण है वो हम लैब में तैयार कर रहे हैं, और उसमें हम भ्रूण तैयार कर रहे हैं। एक सिंपल टेक्निक है इसमें, या ये है। तो वही है कि जो ये प्रोसेस का डायग्राम मैंने दिखाया था, तो यहाँ पे जो लाइव डोनर्स है या लाइव दाता गाय है, एक विशिष्ट प्रकार का प्रोब रहता है। ये प्रोब जो है वो सोनोग्राफी मशीन को अटैच रहता है, और उसकी सहायता से हम ये ऐसे ट्यूब्स रहते हैं 50 ml के, एक मीडिया और प्रेशर, स्पेसिफिक मीडिया और स्पेसिफिक प्रेशर, हम उसको एक प्रोब को मशीन की सहायता से देते हैं, वैक्यूम पंप की सहायता से, और ये ट्यूब में हम oocytes कलेक्ट करते हैं। जब हम oocytes कलेक्ट करते हैं तो ये बेसिकली ऐसे oocytes रहते हैं जिसको हम स्त्री बीज बोलते हैं। तो ओवरी से, लाइव एनिमल की ओवरी से जो स्त्री बीज हम तैयार करते हैं, ये ऐसे रहते हैं इनिशियली। एक 20-22 घंटे के मैच्योरेशन के बाद, क्योंकि क्या रहता है कि ये जो oocytes रहते हैं तो एक लेवल के नहीं रहते, जिसको हम बोलते हैं कि एक स्टेज के नहीं रहते, तो उसको हमको एक स्टेज पे लाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है कि उनको हम मैच्योर करते हैं, एक 20-22 घंटे एक CO2 इंक्यूबेटर में उनको हम मैच्योर करते हैं। तो ये मैच्योर होने के बाद पूरे एक स्टेज पे आते हैं, जिसको हम फिर बाद में फर्टिलाइज करते हैं। क्योंकि दिक्कत क्या है, अगर एक स्टेज पे नहीं आ गए तो यहाँ पे हम जिनको फर्टिलाइज करते हैं सीमेंट की सहायता से, तो ये फर्टिलाइज नहीं होंगे, क्योंकि ग्रोथ उनका नहीं होगा। तो ये फर्टिलाइज होने के बाद ये ऐसे एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियोज है, 7वें दिन बाद या साइकिल के 9वें दिन बाद ये एम्ब्रियोज ऐसे तैयार हो जाते हैं। अगर ये एम्ब्रियो तैयार होने के बाद उसका फेट क्या है, क्या उसका नेक्स्ट स्टेज क्या है, तो इधर उसको हम फ्रेश ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हमारे पास रिसिपिएंट, जिसको हम बोलते हैं रिसिपिएंट अवेलेबल है, तो उसमें हम फ्रेश ट्रांसफर कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे हम सीमेंस फ्रीजिंग करते हैं, ऐसे इसको हम LN2 में फ्रीज कर सकते हैं। तो जो डोनर्स है या दाता गाय है, तो उनका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो एक है कि अगर हमारी दूध वाली ब्रीड है, जैसे गिर है, सहवाल है, या होस्टन है, जर्सी है, या क्रॉसबर्ड्स है, कुछ कुछ जगह हरियाणा भी है, थारपारकर है, कांकरेज है, तो एक उनका दूध का क्राइटेरिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स किया है। तो वो गाय अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करती है या उसका दूध ये क्राइटेरिया से अच्छा है, तो ही उसको हम एज अ डोनर बोल के या एज अ दाता गाय बोल के उसका हम चयन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो ये गाय का क्राइटेरिया है, कुछ कुछ इसमें भैंस का भी क्राइटेरिया है। फिलहाल हम भैंस में काम नहीं कर रहे हैं, हम गाय में ही काम कर रहे हैं। तो हमारे पास ऐसे 7-8 नस्ल की गाय है, हमारे होस्टन है, जर्सी है, सहवाल है, रेड सिंधी नहीं, गिर है, थारपारकर है, कुछ देवनी, खिल्लार है, डांगी है, एक 7-8 नस्ल की गाय हमारे पास भी है। दूसरा, जो डोनर हम सिलेक्ट करेंगे वो तो दूध का हमने क्राइटेरिया देखा, लेकिन फिजिकली भी वो अच्छे, बाकी सब गाय से अच्छी होनी चाहिए। जैसे ये फोटोग्राफ में हमने जो डोनर दिखाई है, भले हमारे फार्म की है, ये आगे वाली होस्टन प्योर है, ये जर्सी क्रॉस है, ये होस्टन क्रॉस है, ये जर्सी प्योर है। तो उनका फिजिकली रख रखाव भी बाकी गायों से अच्छा, क्योंकि क्या है, जो डोनर हम सिलेक्ट करेंगे उसका हम जेनेटिक्स जो है वो फील्ड में या किसान की यहाँ अगर हम उसको प्रोपगेट या मल्टीप्लाई करेंगे तो बेहतर ये, या वो उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट ऐसा है कि वो फिजिकली बाकी गाय से या बाकी डोनर से या बाकी उसके एवरेज हर्ड की गाय है उससे दूध प्रोडक्शन में अच्छी चाहिए, फिजिकली भी अच्छी चाहिए, और दिखने में ट्रू टू टाइप चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एम्ब्रियो डाल रहे हैं गिर का लेकिन वो दिख रही है अलग, तो फिजिकली भी वो ट्रू टू टाइप होनी चाहिए। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया है उनका। तो ये कुछ प्योर ब्रेड और क्रॉसब्रेड एनिमल्स जो मेरे फार्म पे है या डोनर्स है उनके फोटोग्राफ्स है। ये कुछ हमारे यहाँ सहवाल और गिर जो हमने सिलेक्टिव ब्रीडिंग ट्रैक से लेके आए हैं उनकी इमेजेस है। तो हम जो भी एम्ब्रियो तैयार करते हैं या इन फ्यूचर आपके यहाँ भी अगर कुछ एम्ब्रियो हम डालेंगे तो ये डोनर के, वो एम्ब्रियो ये डोनर के रहेंगे। ये कुछ हमारे महाराष्ट्र के ब्रीड है, लाल कंदारी या रेड कंदारी जिसको हम बोलते हैं, इसके फोटोग्राफ्स है।
ये बाकी रिमेनिंग फिर हमारे यहाँ देवनी एक है, एक मराठवाड़ा भाग पार्ट जो रीजन है महाराष्ट्र का, वहां से देवनी बिलोंग करती है। लालकंदारी देवनी मराठवाड़ा से बिलोंग करती है। ये गवड़ाऊ है विदर्भ से बिलोंग करती है। अरे डांगी है ये महाराष्ट्र का अकोले वगैरह पार्ट वहां से बिलोंग करती है। एक 6 नस्ल के जैसे मैंने अभी कहा, तो हम ब्रीड मेंटेन करते हैं यहाँ पे। तो अगर हमने अभी देखा कि उसको फिजिकल कैरेक्टर भी अच्छे होने चाहिए, और दूसरा ऐसा है कि उसका दूध भी अच्छा होना चाहिए, उसके साथ और क्या रिकॉर्ड चाहिए और क्या जरूरत है डोनर की। तो उसके साथ वो जो हम डोनर जिससे हम एम्ब्रियो प्रोड्यूस करेंगे, वो डिसीज फ्री होना चाहिए, रोग मुक्त होना चाहिए। क्योंकि क्या है, कुछ कुछ जो रोग है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। तो जनरली जो स्पेसिफिक डोनर्स है फार्म पे, तो उनको हम रोग मुक्त रहते हैं। उसमें 4-5 मेजर डिसीजेस है, जैसे टीबी है जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, जेडी मींस जोन्स डिसीज है, ब्रुसेल्ला तो बहुत सारे लोगों को पता है, ब्रुसेल्ला कॉमन है, ह्यूमन में भी हो सकता है, जानवर में भी होता है। और आईबीआर इन्फेक्शन, बोवाइन रिनोट्राइटिस और बोवाइन वायरल डायरिया, पीवीडी, ये वायरल डिसीजेस है। तो एक 4-5 जो जैसे स्पेसिफाई यहाँ पे किए, ये डिसीज जो है उनसे वो जानवर फ्री होना चाहिए। और जैसे अभी मैंने कहा कि बूढ़ा हो, लंगड़ा हो, कमजोर हो, उनको भी हम डिपेंड्स अपॉन उनका फिजिकल स्टेटस हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि उसके जो लास्ट हीट या लास्ट काविंग के रिकॉर्ड्स चाहिए, लास्ट एआई कब किया था उसके रिकॉर्ड्स चाहिए। क्योंकि हम लाइव एनिमल से अगर oocytes कलेक्ट करते हैं, तो वो प्रेग्नेंट है नहीं है वो पहले चेक करना पड़ता है। क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि मैक्सिमम 90 डेज तक प्रेगनेंसी हो तो हम oocyte कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर हम कर सकते हैं तो एबॉर्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो उसका पूरे एआई के रिकॉर्ड्स चाहिए, वो लास्ट कभी ब्याह था, कब बच्चा दिया था उसने। क्योंकि क्या है कि बच्चा देने के बाद एटलीस्ट 60 डेज या 60 दिन हम उसको नहीं ले सकते, क्योंकि क्या रहता है कि उसका जो यूट्रस या गर्भाशय है तो उसका साइज नॉर्मल नहीं रहा होगा, वो दूध पे आए नहीं होगी। क्योंकि हार्मोनल चेंजेस इनिशियली 50-60 डेज में बहुत मेजर रहते हैं, तो हमारा रिकवरी भी कम रहता है। तो इसलिए बच्चा देने के बाद या बैच के बाद 60 दिन बाद उसको हम एज अ डोनर बोल के सिलेक्ट करते हैं। और बाकी उससे जैसे अभी रिटेंशन प्लासेंटा है, जो बच्चा देने के बाद अगर उसका जार जिसको हम बोलते हैं वो नहीं गिरा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टिक ओवरी है, अगर उसका ओवरी अच्छा नहीं है, उसमें कुछ सिस्ट फॉलिकुलर सिस्ट रहता है या ल्यूटियल सिस्ट रहता है। सर वीडियो आपका फ्रीज हो गया है मुझे लगता है। कदम सर, उससे बाहर हमारा शूट है। कदम सर आपका वीडियो आई थिंक 10 सेकेंड फ्रीज हो गया था। सॉरी। तो ये स्लाइड अभी दिख रहा है? हाँ ये सर प्रयोगशाला का हिस्सा। हाँ, तो ये जो लैब का मैंने फोटो दिखाया था अभी, तो लैब के अंदर का ये फोटोग्राफ्स है। क्योंकि क्या है कि लैब का, जैसे मैंने कहा था कि लैब पार्ट बहुत क्रिटिकल होता है, तो इसलिए ज्यादा बाहर के लोगों को हम लैब के अंदर अप्रोच या अंदर जाने नहीं देते। तो ये लैब का पार्ट है। यहाँ पे क्या है, पास बॉक्स है। तो उसके बाहर जो है हम डोनर्स या दाता गाय से स्त्री बीज संकलन या उपयोग करते हैं, और ये पास बॉक्स जो है उसके अंदर से ये लैब में देते हैं। फिर हमारे अंदर के जो टेक्नीशियंस या एक्सपर्ट्स है, एम्ब्रोलॉजिस्ट है, तो यहाँ बैठ के उनका जो oocytes है उनका चयन करते हैं। अच्छी जो उनमें भी जो oocytes हम सिलेक्ट करते हैं, तो आगे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो उनमें भी ग्रेडिंग रहता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड या सी ग्रेड, ऐसे 5 ग्रेड तक हम स्त्री बीज जो है उनका ग्रेडिंग करते हैं और उसको आगे प्रोसेस करते हैं। ये जो था तो वो था, अगर हम oocytes जहाँ पे रिसीव करते हैं वहां का कक्ष था या वहां का रूम था। और ये कल्चर रूम है हमारा, जो यहाँ पे एक्चुअली oocytes मैच्योर करते हैं या फर्टिलाइज करते हैं। ये वर्किंग टेबल वहां का है लैब के अंदर का। हाँ तो जो हम स्त्री बीज संकलन लाइव डोनर या दाता गाय से करते हैं, तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? तो उसका बेसिक रिक्वायरमेंट एक वैक्यूम पंप रहता है। उसमें क्या रहता है, एक प्रेशर और टेम्परेचर दोनों मेंटेन किए रहते हैं। जो हमारे जरूरत के हिसाब से इसमें हम प्रेशर और टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो जनरली हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो हिसाब से हम 37 पे रखते हैं। और जो प्रेशर है डिपेंड्स अपन हम जो सुई इस्तेमाल करते हैं, ये प्रोब है, ये प्रोब को जो हम सुई लगाते हैं
वो सुई के साइज के अनुसार हम इसका प्रेशर और ये प्रेशर सेट करते हैं। और दूसरा है कि दाता गाय कौन सी है उसके अनुसार भी, अगर गिर है, सॉरी साहिवाल, हमारे ओंगो, हमारा गौड़ाव है या देवनी है, तो छोटे ब्रीड है तो उसके लिए हम प्रेशर थोड़ा कम रखते हैं। गिर साहिवाल है या HF क्रॉस है तो उसके लिए थोड़ा प्रेशर हम ज्यादा रखते हैं। इसमें क्या है कि ये जो पूरे इक्विपमेंट या उपकरण है ये पूरे फॉरेन से आते हैं, बाहर से आते हैं, बाहर के विदेशों से आते हैं, भारत में कुछ तैयार नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा इसका कॉस्ट भी ज्यादा रहता है। कॉस्ट के बारे में हम थोड़ा लास्ट में डिस्कस करेंगे, जो एम्ब्रियो तैयार होते हैं टेक्नोलॉजी से, तो उसकी कॉस्ट क्या रहती है। हाँ, तो जैसे पहला पार्ट है कि OPUS स्त्री बीज संकलन, उसमें क्या रहता है कि जैसे मैंने कहा था अभी कि हम एक अल्ट्रासाउंड मशीन या सोनोग्राफी मशीन की सहायता से हम लाइव डोनर से उसकी स्त्री बीज कलेक्ट करते हैं। ओहरी जिसका हम अंडाशय बोलते हैं, तो उसको पंक्चर करके हम उससे स्त्री बीज संकलन करते हैं। तो ये मशीन है, ये थोड़ा सा एनाटॉमिकल पिक्चर दिखा है उसका, और ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ये उस साइड से जिसको स्त्री बीज बोलते हैं या हम फॉलिकल्स बोलते हैं, ये लाइव फॉलिकल्स है, सोनोग्राफी से दिखते हैं ब्लैक कलर के, उसको हम कलेक्ट करते हैं। ये थोड़ा सा एनाटॉमिकल पिक्चर है, इसको अगर आप देखते हैं तो ये ओवरी है, ये ओवरी है, उस पे ये छोटे छोटे फॉलिकल्स रहते हैं, यहाँ पे भी कुछ ये ओवरी है। और जो हम हमारा सोनोग्राफी का प्रोब रहते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्निक्स वजाना बोल के एक पार्ट रहता है। तो अगर ये पिक्चर में आप देखते हो तो यहाँ पे हम OPU का प्रोब रखते हैं, और ये जो ओवरी है इसको हम यहाँ पे थोड़ा खींच के लाते हैं, ये जो ओवरी है इसको यहाँ पे खींच के लाते हैं, और हमारा प्रोब यही कहीं रहता है। अगले पिक्चर में आपको दिखेगा वो। तो कुछ कुछ जो AITs है या किसान है उनके लिए थोड़ा सा एक बेसिक एनाटॉमी कैसे होना चाहिए, इसके लिए मैंने ये फोटो डाले थे। ये गर्भाशय है गाय का, ये ओवरीज है, जो स्त्री बीज तैयार होता है नेचुरल साइकिल में भी, तो यहाँ पे तैयार होता है, और यहाँ से स्त्री बीज तैयार होके एक फैलोपियन ट्यूब रहता है उसमें आके गिर जाता है, और ये जो गर्भाशय के हॉर्न जिसको हम बोलते हैं या 2 भाग रहते हैं, तो उसमें से कहीं से एक में ये प्रेगनेंसी रहती है, गाय गाभन रहती है, तभी बच्चा ये यहाँ पे या यहाँ पे रहता है प्रेगनेंसी के बाद। थोड़े से कुछ वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट है उनको हिंदी में कन्वर्ट करना, लेकिन मैंने ट्राई किया है, होप सो आपको थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड होगा। हाँ, तो ये जो पिक्चर है ये सोनोग्राफी का पिक्चर है, जो जिसकी सहायता से हम स्त्री बीज हम कलेक्ट करते हैं। तो ये जो ओवरीज है लाइव एनिमल, ये डेड एनिमल की ओवरीज कलेक्ट किए थे हमने, तो उसके ये फॉलिकल्स है जिसको हम ये स्त्री बीज है, यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे दिखते हैं। नेचुरल केस में क्या रहता है, कौन सी भी गाय अगर मार्च पे आती है या हेड दिखाती है, तो वो टाइम पे एक ही स्त्री बीज ये यहाँ पे दिखा है, ग्राफन फॉलिकल जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं। तो एक स्त्री बीज तैयार होता है, बड़ा होता है, और वो वहां से निकलता है जिसको हम ओवुलेशन बोलते हैं, तो ओवुलेट हो जाता है। ओवुलेट होने के बाद ये स्त्री बीज वाहक नलिका रहती है उसमें आके गिर जाता है, और जब हम AI करते हैं तो वहां से उनका फर्टिलाइजेशन होकर एम्ब्रियो तैयार होता है। लेकिन ये स्टेज में हम क्या करते हैं, ओवरीज जो है ये पूरी ओवरी है एक जानवर की या अंडाशय जिसको हम बोलते हैं, उसको हम ये सोनोग्राफी मशीन में हम उसको देखते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये पूरा ओवरी का स्ट्रक्चर है, और ये छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स है ये फॉलिकल्स है। हम सोनोग्राफी मशीन की सहायता से हम ये छोटे छोटे फॉलिकल्स से एक विशिष्ट प्रकार का प्रोब रहता है, और उसको आगे सुई रहती है, तो वो सुई की सहायता से हम छोटे छोटे फॉलिकल्स पूरे कलेक्ट करते हैं। तो ये थोड़ा पूरा उसका फ्लो चार्ट है। हाँ, तो ये हम एक्चुअली लाइव जिसमें कर रहे हैं उसका फोटोग्राफ है। तो ये पूरा जो उपकरण हमने अभी बोले थे, ये वैक्यूम पंप है, ये सोनोग्राफी मशीन है, उसके लिए विशिष्ट प्रकार का एक मीडिया रहता है, ये ट्यूबिंग रहते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन किया रहता है, और ये छोटे छोटे ट्यूब है उसमें हम हर एक डोनर के ओसाइट्स या स्त्री बीज कलेक्ट करते हैं, रेगुलर पावर सप्लाई रहता है, और एक प्रोब है। तो ये पूरा इक्विपमेंट की जरूरत रहती है जब भी हम लाइव डोनर में या दाता गाय से हम स्त्री बीज संकलन करते हैं, या OPU जिसको हम बोलते हैं। हाँ, तो ये कैसा है, अभी ये जो डोनर है उसके हमने ओसाइट्स कलेक्ट किए थे, ये हमारा इक्विपमेंट जो भी उपकरण है उसका डिटेल है,
और ये उस साइड से, जो जिसे मैं अभी बोल रहा था कि ये एक डोनर से कलेक्ट किए हुए उस साइड से। अगर आप फोटो में देखते हैं तो 40-50 उस साइड से इसमें। और इसमें क्या है कि डिफरेंट स्टेजेस के हैं, इसका ग्रेडिंग जैसे मैंने बाद में बोला हम थोड़ा करते हैं। अभी ये बड़े बड़े उस साइड जिसको हम ए ग्रेड बोलते हैं, ये है, ये है। ये छोटा सा बीच में है ये उस साइड से, और उसके बाजू में जिसको हम क्यूमुलस सेल्स बोलते हैं, तो ये क्यूमुलस सेल्स है। और छोटे से डिफरेंट स्टेजेस के उसे, क्योंकि क्या है ये डिफरेंट स्टेजेस के रहते हैं, डिफरेंट स्टेज ग्रेड के रहते हैं, तो उनको हम मैच्योर करते हैं और 20-22 घंटे बाद ये पूरे एक स्टेज पे आते हैं। तो ये लाइव डोनर से रिसीव किए हुए उस साइड से, कलेक्ट किए हुए उस साइड से। लैब का पार्ट जैसे मैंने अभी कहा, अगर ये हम बाहर से लेके आते हैं तो यहाँ पे जो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, लैब के एक्सपर्ट्स है, तो इसको वॉश वगैरह करके एक विशिष्ट प्रकार का मीडिया रहता है, उनमें वो वॉश करते हैं। हर एक स्टेज पे टेम्परेचर मेंटेन किया रहता है। जो भी हम अभी बाहर पंप से जो भी हम ओसाइड्स करते हैं कलेक्ट, तो वहां पे भी 37 टेम्परेचर रहता है। अगर आप थोड़ा सा बारकाई से देखेंगे तो यहाँ पे भी एक हॉट प्लेट है, उस पे भी एक प्लेट्स रखे हैं, तो ये प्लेट जो है उसका भी टेम्परेचर 37 या 38 डिग्री है। मैडम यहाँ पे काम कर रही है तो उसका भी टेम्परेचर, माइक्रोस्कोप है तो उसके नीचे भी एक थर्मल प्लेट है, उसका भी टेम्परेचर 37-38 डिग्री मेंटेन हुआ है। तो है हर एक स्टेज पे ये टेम्परेचर बहुत क्रिटिकल पार्ट है ये प्रोसेस का। और ये मीडिया से वॉश भी कर रहे हैं तो ये मीडिया का टेम्परेचर भी 37-38 डिग्री है। तो कुछ कुछ क्रिटिकल चीजें से लैब में, तो लैब के पार्ट में तो वो हम फॉलो करते हैं। और ये उस साइड से जिसका हम ग्रेडिंग करते हैं बाद में, जैसे ये बड़ा है तो ए ग्रेड है, ये बड़ा है तो ए ग्रेड है, ये थोड़ा है तो सेकंड ग्रेड है, ये सी ग्रेड या थर्ड ग्रेड है, ऐसे हम ग्रेडिंग करते हैं। और ये बीच में का है वो 4 ग्रेड है। तो ये ग्रेडिंग करके हिसाब से हम, एक हमारा फॉर्मेट रहता है उसमें हम पूरा डिटेल्स भर के हम साइकिल जो भी रन करते हैं, जो भी हमारे एक्सपर्ट साइकिल रन करते हैं उसमें पूरे ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं, कौन से ग्रेड के कितने उसाइड्स रहते हैं। तो एंड ऑफ द डे हमको पता चलता है एंड ऑफ द साइकिल की बाबा इतने एम्ब्रियो उसाइड्स मिले थे, ए ग्रेड के इतने थे, बी ग्रेड के इतने थे, और उससे एम्ब्रियो कितने बने। तो ये हमको एंड ऑफ द साइकिल पता चलता है। अभी मैच्योरेशन के बाद, सिलेक्शन या ग्रेडिंग के बाद इसको हम मैच्योरेशन के लिए रखते हैं। इसका पीरियड मिनिमम रिक्वायरमेंट 20-22 घंटे रहता है। ऐसे प्लेट्स में हम उसको रखते हैं, अगर जो हम टेस्ट ट्यूब भी बोलते हैं, तो ये प्लेट में हम एम्ब्रियोज तैयार करते हैं ऐसे लैब में। ये हमारे एक्सपर्ट है, ये यहाँ पे भी टेम्परेचर मेंटेन। और जैसे अभी आपने पहला फोटो देखा, तो ये उस साइड से, और 22 घंटे के बाद ये देखिए पूरे ये ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं और बड़े बड़े हो, मीन्स उसका जो क्यूमुलस है, बाजू वाले सेल्स रहते हैं जिसको हम क्यूमुलस बोलते हैं, ये मैच्योर होने के बाद स्प्रेड हो जाते हैं। ये दिस इज अ क्लियर कट इंडिकेशन कि दीज oocytes आर मैच्योर्ड। तो ये हमारे हिसाब से हमको टेक्निकली पता चलता है वो ठीक है, इनमें मैच्योरेशन में तो ये स्टेज में तो कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि ये क्यूमुलस पूरा स्प्रेड हुआ है, ऐसा है। तो मैच्योरेशन के बाद अगली स्टेप जो है आईवीएफ, जो जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन पार्ट। तो यहाँ पे जो एक विशिष्ट प्रकार का इंक्यूबेटर है जिसको हम CO2 इंक्यूबेटर बोलते हैं, तो इसमें हम 16 से 18 घंटे या 20 घंटे तक रखते हैं। और यहाँ से जो प्लेट है, जो भी पिछले फोटो में मैंने प्लेट दिखाया था, उसमें हम डिजायर्ड बुल के सीमेन या जिसको हम यूरिया बोलते हैं, हमारा जो भी ब्रीड हमने स्पेसिफाई किया, हमको बस एक सॉर्टेड चाहिए या कन्वेंशनल चाहिए या हाई पे ग्रेड बुल चाहिए, तो उसका सीमेन हम यूज करते हैं। और फिर एम्ब्रियोस या oocytes को हम फर्टिलाइज करते हैं। तो ये सीमेन के कुछ फोटो मैंने दिखा, ये oocytes है पूरे, पूरा एक oocyte है और उसके बाजू में स्पर्म्स है। तो ये मैच्योरेशन, सॉरी, फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी है, समझो जिसको एक अच्छी नस्ल के सांड की वीर्य से हम इसको फर्टिलाइज करते हैं, तो उसके बाद इसको हम 6 दिन एक दूसरा इंक्यूबेटर रहता है जिसको हम ट्राई गैस रहता है, इसमें 3 प्रकार के विशिष्ट गैस रहते हैं, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो इसमें हम ये प्लेट में इसको हम रखते हैं एम्ब्रियोज को, और इसमें 6 या 7 दिन एज पर आवर डिपेंड्स अपॉन स्टेज ऑफ एम्ब्रियो हम उसको रखते हैं। तो एक 7 दिन जनरली हम इसको रखते हैं इसमें, और 7वें दिन बाद हमको ये ऐसे एम्ब्रियोज मिलते हैं। अगर एक थोड़ा सा फ्लो डायग्राम देखा तो ये oocytes रिकवर्ड है, ये oocyte मैच्योर्ड है, ये oocytes फर्टिलाइज है, और स्टेज के या हमारे साइकिल के 8वें दिन या 9वें दिन हमको ये एक्सलेंट क्वालिटी के एम्ब्रियो मिले हैं। तो ये थोड़ा सा साइकिल का चार्ट है। ये एम्ब्रियोज है पूरे, जो भी हम किसान के यहाँ या हमारे फार्म पे गाय में जो डालते हैं, ये पूरे एम्ब्रियोज है आईवीएफ टेक्निक से तैयार किए हुए। तो ये जो एम्ब्रियोज अभी लास्ट फोटो में मैंने दिखाए थे, ये यहाँ पे
ये जो एम्ब्रियोज तैयार होते हैं साइकिल के 9वें दिन बाद या 8वें दिन बाद, तो उनका भी ग्रेडिंग किया जाता है, क्योंकि क्या है कि जैसे oocytes हमारे या स्त्री बीज एक स्टेज के नहीं रहते, वैसे एम्ब्रियोज भी मोस्ट ऑफ केसेस में एक स्टेज के नहीं रहते। तो उसका हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, उसके अनुसार हम उसको ग्रेडिंग करते हैं, जिसको ITS स्टैंडर्ड्स, AETS स्टैंडर्ड्स बोलते हैं उनको। तो ये हिसाब से हम ग्रेडिंग करते हैं। तो जनरली हम जब भी एम्ब्रियो तैयार करते हैं ये IVF से, तो हमको ये स्टेज 6 और स्टेज 7 के एम्ब्रियो हमको साइकिल के 9वें दिन बाद मिलते हैं। और ये अपेक्षित रहता है हमारा भी, जो हम कौन सा प्लान करते हैं, तो हमको ये 9वें दिन ये साइकिल के या 8वें दिन ये स्टेज 6 और स्टेज 7 के एम्ब्रियो हमको अपेक्षित रहते हैं। ये है। अभी ये एम्ब्रियोज तो तैयार हो गए, लेकिन उसका करना क्या है? तो जो एम्ब्रियोज IVF टेक्निक से तैयार हुए हैं, तो उसको हमको अच्छी रिसिपिएंट में है उसको ट्रांसफर करना है, अगर फ्रेश ट्रांसफर करना है तो। अदरवाइज रिसिपिएंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम फ्रीज कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन रहते हैं हमारे पास। लेकिन जैसे अभी हमने देखा था कि अगर डोनर या दाता गाय, उसका भी कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया है, तो रिसिपिएंट जिसमें हम एम्ब्रियो डालेंगे या जो गाय किसान की गाय में हम एम्ब्रियो डालेंगे, उसके भी कुछ क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कौन से भी गाय में हम एम्ब्रियो डाल सकते हैं। तो किसानों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी, हमारे टेक्निकल लोगों में भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है हम प्रॉब्लम बिल्डर एनिमल में कर सकते हैं। तो ये 100% गलत है। ये गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि क्या है, ये एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो है, जो रेगुलर ब्रीडर्स एनिमल्स है, काउल्स है या हीफर्स है, उनमें यूज कर सकते हैं हम। ऐसे प्रॉब्लम ब्रीडर्स में जिसका रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा है या रिपीट ब्रीडर है, 5-5, 6-6 बार EI किया है फिर भी गाभिन नहीं रहते, ऐसे एनिमल में हम एम्ब्रियो नहीं डाल सकते। तो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो भी हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, फील्ड में हो या हमारे फार्म पे हो, तो हम बहुत उसको रिजिड रहते हैं। और जो भी रेगुलर ब्रीडर है, ये इसमें हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस हम बच्चियों को या पाड़ियों को देते हैं, मीन्स हीफर्स को देते हैं, क्योंकि क्या है कि उनमें रिजल्ट अच्छे आते हैं। क्योंकि क्या रहता है, जो भी गाय जिसने 1-2 ब्यात हुए हैं, 3-4 ब्यात हुए हैं, तो उसका यूट्रस में थोड़ा इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और जो भी वो दूध में रहती है, तो हार्मोन लेवल इतना प्रॉपर नहीं रहती। तो जो हीफर्स जिसको हम बोलते हैं, या बच्चिया है, पाड़िया है, उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो जनरली प्रेफरेंस हम हीफर्स को देते हैं। और जिसमें भी हम करते हैं, तो उससे सबसे बेसिक क्राइटेरिया ऐसा है कि जो गाय में या हीफर में हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे, प्रोवाइडेड कि वो 7 दिन पहले हीट पे आई थी या मार्च पे आई थी। अगर वो 7वें दिन पहले मार्च पे आई थी, तो उसको ही हम ट्रांसफर करेंगे। दूसरा ऐसा है कि AI में और इसमें फर्क क्या है एम्ब्रियो ट्रांसफर में। AI जो हम करते हैं, जो भी गाय मार्च पे आती है, तो वो दिन पे हम AI करते हैं, 12 घंटे बाद, 18 घंटे बाद, जैसे भी हमारा फिक्स है। अगर सुबह आती है तो शाम को AI करते हैं, शाम को आती है तो दूसरे दिन सुबह AI करते हैं। वैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर हम हीट के दिन नहीं करते, हीट के 7वें दिन बाद करते हैं। तो ये थोड़ा सा ये टेक्नोलॉजी में फर्क है, क्योंकि क्या है कि हम जो एम्ब्रियो तैयार करते हैं वो 7वें दिन का रहता है, तो इसलिए वो मार्च के 7वें दिन ही डालना चाहिए। ये बेसिक क्राइटेरिया है। और डालना किस में चाहिए कि जो रिसिपिएंट्स है उसके वो रेगुलर हीट वाले होनी चाहिए, और उसके ओवरी पे CL, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कॉर्पस लुटियम, वो स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो उसके फोटोग्राफ्स में आगे आपको दिखाता हूँ। तो जो रिसिपिएंट्स में हीट के 7वें दिन बाद अच्छे क्वालिटी का CL, जिसको कॉर्पस लुटियम बोलते हैं हम, वो होना चाहिए। तो होने के बाद में हम उसको एम्ब्रियो डालेंगे। दूसरा ऐसा है कि जैसे पहला देखिए, पहला सेंटेंस में मैंने रखा है कि रेगुलर नियमित प्रजनन चक्र वाले जानवर, मींस रेगुलर ब्रीडर एनिमल्स होने चाहिए, फिजिकली हेल्दी होनी चाहिए, वो भी रोग मुक्त होनी चाहिए। उसमें कुछ किंक सर्विक्स, हाँ, एक कुछ यहाँ क्या है कि कुछ जानवरों में किंक सर्विक्स रहता है, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, वो थोड़ा टेढ़ा रहता है, तो उसमें ET की गन पास नहीं होती। क्या होता है कि ये जो गन हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, तो ये हम हीट के 7वें दिन बाद करते हैं, और जो जहां पे हम करते हैं वो यूट्रस का एकदम अगले वाला एंड रहता है। यहाँ पे जैसे हम AI करते हैं तो मिड सर्विक्स में करते हैं या बॉडी ऑफ यूट्रस में करते हैं। लेकिन जो एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, स्पेशली जो हमारे AITs है, वो आप थोड़ा सा इसको जान लीजिए कि जो एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, तो हम हमारा जो एंट्री एंड ऑफ द यूट्रस है, जो यहाँ पे यूट्रोट्यूबल जंक्शन जिसको हम बोलते हैं, मीन्स
गर्भाशय जहाँ पे खत्म होता है और स्त्री बीज वाहक नलिका जहाँ से शुरू होती है, वहां पे हम एम्ब्रियो डालते हैं। और दूसरा जो एम्ब्रियो डालते हैं वो कहाँ डालते हैं, जो ओवरी पे सीएल है या कॉर्पस लुटियम है, वो साइड पे हम एम्ब्रियो डालते हैं। इप्सिलैटरल हॉर्न जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वहां पे हम एम्ब्रियो डालते हैं। इससे पहले लेकिन हम क्या करते हैं कि जो एनिमल में एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है, तो उसका सर्विक्स वगैरह, सर्विक्स जिसको हम वी कॉल इट एज अ सर्वाइकल पेटेंसी जिसको हम बोलते हैं, तो वो हम चेक करते हैं और उसको बाद में रिसिपेंट बोल के सिलेक्ट करते हैं। तो ये कुछ अच्छे नस्ल के रिसिपेंट जैसे मैंने, उनका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उनका जहाँ पे हम आप रखते हैं तो उनके फीडिंग वगैरह अच्छा होना चाहिए, रेगुलर मिनरल मिक्सचर का फीडिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। जैसे मैंने बोला, उनका जहाँ पे आपका फार्म जहाँ पे रखते हैं वो आपके फार्म के कंडीशन अच्छा नहीं कि पूरा कीचड़ है, गाय वहां पे बैठती है, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं और प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और दूसरा, उनको जो भी हरा चारा दिया जाता है तो रेगुलर होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट जो रिसिपेंट या जिसको हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है वो गाय में होनी चाहिए। ये कुछ हमारे फार्म की भी फोटो है, कुछ हम जहाँ पे हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर किया है किसानों के यहाँ, उनके अभी आप भी देखिए किसानों के यहाँ का फोटो, लेकिन कितना अच्छा फोटो है, पूरे एनिमल्स वेल मेंटेन है, फीडिंग पैटर्न अच्छा रहता है। तो ये थोड़ा सा लोगों ने ये भी ध्यान रखना चाहिए, पशुपालकों ने। ये जो एम्ब्रियो जिसको हम बोलते हैं या भ्रूण जिसको हम बोलते हैं, तो ये 7वें 8वें दिन के भ्रूण है, ये हमारे लैब में ही तैयार किए हुए भ्रूण है। तो ये हम ये रिसिपेंट में हम डालेंगे। इसमें पूरे एम्ब्रियो नहीं है, कुछ कुछ जो आप, अगर ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो, इसमें ये है ऐसे एम्ब्रियो। क्योंकि क्या है कि जैसे अगर समझो सपोज हमने 10 oocyte कलेक्ट किए, तो 10 में से 10 एम्ब्रियो तैयार नहीं बनते, ये आप ध्यान में रखिए। 10 में से हार्डली 3 या 4 एम्ब्रियो बनते हैं। जैसे भी ये स्लाइड में है, देखिए 1 2 3 4 और 5 ही एम्ब्रियो है, बाकी 4 एम्ब्रियो नहीं है, तो 9 में से 4 ही एम्ब्रियो बने हैं। तो जनरली ये एम्ब्रियो कन्वर्जन रेट जिसको हम ECR बोलते हैं, तो स्टैंडर्ड्स है 30-35% तक, मैक्सिमम 40% तक हम जा सकते हैं। तो सिंपल है कि अगर हम 10 oocytes कलेक्ट करते हैं तो उनमें से 3 या 4 एम्ब्रियो बनते हैं। हाँ, अगर हमारे ये IVF टेक्निक से एम्ब्रियो तो तैयार हो गए, लेकिन हम उसका करेंगे क्या? तो उसका ऐसा है कि जैसे मैंने अभी कहा, जो रिसिपेंट में हम डालेंगे उसकी ये ओवरी है, उसके ओवरी पे तो ये कॉर्पस लुटियम है। ये कॉर्पस लुटियम इटसेल्फ इंडिकेट्स कि दिस काउ या हीपर वाज इन हीट 7 days बिफोर, तो वो 7वें दिन पहले हीट पे आई थी। तो ये क्लियर कट हमको पता चलता है कि वो हीट, किसान कितना भी बोले ये सर नहीं ये मार्च पे आई थी, अच्छा हीट था, लेकिन हम जब भी उसको चेक करते तो हमको पता चलता है कि आई थी या नहीं आई थी। तो इससे ये CL के क्राइटेरिया से हम उसको जज करेंगे, हिट पे आई थी नहीं आई थी तो उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है या नहीं करना है। अभी ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? छोटे इक्विपमेंट हम जैसे AI करते हैं, हमारे AIT भाई जो है AI करते हैं, वैसा ही हम उसको AI की तरह खा दिए, 2 मिनट का काम रहता है। लेकिन उसमें क्या है कि एक विशिष्ट प्रकार की गंध रहती है और विशिष्ट प्रकार के शीत रहते हैं। तो ये जो नीले कलर के आप देखते हैं ये शीत है और ये स्टील की गन है। जनरली हमारी AI की गन रहती है उससे ऑलमोस्ट एक आधा फीट ये बड़ी रहती है। क्योंकि क्या है, जैसे मैंने अभी कहा था कि जब हम AI करते हैं दैट वी डिपॉजिट सीमेन इन द आइदर मिड सर्विक्स और बॉडी ऑफ द यूट्रस। लेकिन ये जो एम्ब्रियो है हमको इप्सिलैटरल हॉल में जहाँ पे CL है, ये CL का स्ट्रक्चर है, वो साइड में ही हमको जाना है और एंड ऑफ द यूट्रो या इन यूट्रोट्यूबल जंक्शन पे हमको उसको छोड़ना है। तो उससे पहले क्या करते हैं कि जो कि हम ये हीट के 7वें दिन करते हैं, तो जो रिसिपिएंट है वो रिसेप्टिव मोड में रहती नहीं। क्योंकि जब भी हम AI करते हैं तो दैट टाइम शी इज इन रिसेप्टिव मोड, उसको चाहिए पता है कि हमको AI करने तो हार्मोन की लेवल रहती है, तो खड़ी रहती है चुपचाप, आप विद इन सेकंड्स या विद इन मिनट्स उसको AI करते हैं और खत्म होता है काम। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि थोड़ा सा 7वें दिन करते हैं तो ऑस सर्विक्स ओपन नहीं रहता, या जिसको हम टोनिसिटी बोलते हैं, वो यूट्रस को टोन नहीं रहता, तो गाय रुकती नहीं है, उसको 2 मिनट लगते हैं 3 मिनट लगते हैं। इसलिए हम उसको इपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं और एनेस्थीसिया देने के बाद उसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। ये देखिए हमारे फार्म में अगर हम ट्रांसफर करते हैं, यही हमारे फार्म के रिसिपेंट है। ये ओरी का स्ट्रक्चर मैंने देखा है, इस पे CL अच्छी क्वालिटी का CL है, ये अच्छी क्वालिटी का CL है, जिसमें CL है उसमें हम ट्रांसफर करेंगे। और दूसरा ऐसा है कि ऐसा नहीं कि अगर ये होस्टन की हीफर है तो उसमें हम होस्टन की एम्ब्रियो डालेंगे, ऐसा नहीं। इसमें हम गिर का डाल सकते हैं, सहवाल का डाल सकते हैं, कौन सी नस्ल का डाल सकते हैं। लेकिन जो इंडिजिनस ब्रीड है, भारतीय नस्ल की जो गाय है, उसमें से हम थोड़ा केयर करते हैं, क्योंकि भारतीय नस्ल की गाय है उनकी बॉडी साइज छोटी रहती है,
तो उसमें हम जनरली गिर या साहिवाल का या देसी ब्रीड का ही एम्ब्रियो डालते हैं, क्योंकि क्या है, होस्टन है या क्रॉसबर्ड्स है तो उनके एम्ब्रियो या बच्चे बड़े होते हैं, तो एट द टाइम ऑफ काविंग या डिलीवरी के टाइम पे उनको इसमें से दिक्कत पैदा हो सकती है। तो इसलिए हम जनरली देसी गाय में देसी गाय का एम्ब्रियो डालते हैं, और जो क्रॉसबर्ड्स है या प्योरबर्ड्स है उसमें हम कौन सी भी ब्रीड का एम्ब्रियो डाल सकते हैं। ये कुछ ओवरीज के फोटोग्राफ्स दिखाया मैंने, सॉरी। तो ये अभी फिर आपको जो हमारे जो AIT भाई जो कोई अभी अटेंड कर रहे हैं तो उनके लिए स्पेशली इस स्लाइड मैंने डाला था। तो ये लाइव यूट्रस एनिमल के यूट्रस का पोस्टमार्टम के बाद ये फोटो किया है। तो ये ऑस सर्विक्स है, यहाँ पे ये पूरा सर्विक्स का पार्ट है, ये बॉडी ऑफ यूट्रस है। जैसे मैं अभी कह रहा था कि मुझको अभी देखिए ये, और आपको दिख रहा है ना मैडम ये पूरे स्लाइड्स वगैरह? हाँ सर, दिख रहे हैं, यस। तो ये जो स्लाइड में मैंने फोटो डाला है, ये एक ओरी है लेफ्ट साइड की, ये राइट साइड की ओरी यहाँ पे छोटी है। तो लेफ्ट साइड की ओरी पे आप देखिए CL स्ट्रक्चर है, जिसको जो बेसिक हमारे रिक्वायरमेंट है एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए। तो ये साइड पे अगर हमारी AIET की गन है तो ये गन हम यहाँ से लेके जाके, यहाँ से लेके जाके, यहाँ से हम यहाँ पे एम्ब्रियो डिपॉजिट करते हैं। ये सर फैलोपियन ट्यूब है जिसको हम स्त्री बीज वाहक नलिका बोलते हैं। ये ओवरी है, इसको ये स्त्री बीज या फॉलोपियन ट्यूब ये यूट्रस को यहाँ पे कनेक्ट करती है, यहाँ पे। तो जो एम्ब्रियो हम डालेंगे तो यहाँ पे कहीं तो डालेंगे। तो इसलिए जो हमारा ET का गन है तो उसका लेंथ जो है वो AI गन से एक ऑलमोस्ट आधा फीट ज्यादा रहता है, और उसका जो थिकनेस है वो AI गन से थोड़ा सा कम रहता है। क्योंकि क्या है, अगर हीट के 7वें दिन बाद हम इसको ट्रांसफर करते हैं तो ये पूरा जो है ये पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ दैट रेसिपिएंट दे आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। ये जो पूरा स्टेज या ये जिसमें हम ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम करता है, ईस्ट्रोजन नहीं। जब भी ईस्ट्रोजन रहता है तो इसको टोन बहुत अच्छा रहता है, आराम से यहाँ पे मैंने एक गन दिखाया है, यहाँ पे हम सीमेंट छोड़ते हैं या यहाँ पे सीमेंट छोड़ सकते हैं, लेकिन हमको एम्ब्रियो यहाँ पे छोड़ना है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत आता है। तो ये ओवरी पे अगर CL है तो हम ये साइड पे हॉर्न में एम्ब्रियो डालेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे CL और एम्ब्रियो यहाँ पे डालेंगे, ये लॉजिक काम नहीं करता। क्योंकि ये साइड का हॉर्न ऐसा है कि रिसेप्टिव फॉर द एम्ब्रियो है, तो यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी मिलेगी। अगर आप CL यहाँ पे है लेकिन अगर एम्ब्रियो यहाँ पे डालेंगे तो ये कुछ काम का नहीं, आपका एम्ब्रियो वेस्ट हो गया है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। ये कुछ ओवरीज के फोटो है, देखिए एक्सलेंट CL है इन पे। तो ऐसे CL के स्टेज पे हम इसको एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे। ये हो गया कि अगर फ्रेश एम्ब्रियो हम ट्रांसफर करेंगे, लेकिन जो हमारे पास अगर एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो प्रोडक्शन रेसिपिएंट अवेलेबल नहीं है तो उसका हम क्या करेंगे। तो उसको हम ऐसे, जैसे हम सीमेन प्रिजर्व करते हैं, उसको एक स्ट्रॉ में लोड करके, ये एम्ब्रियोज है, एम्ब्रियो का फोटो है, उसको एक स्ट्रॉ में लोड करके हम इसको LN2 में फ्रीज कर सकते हैं। और इसमें हम सालों रख सकते हैं, 2 साल रखेंगे, 5 साल रखेंगे, 10 साल रखेंगे। वंस दे गोज इनसाइड द LN2 देयर इज नो हार्म टू द एम्ब्रियोज। ये आप थोड़ा ध्यान में रखें, LN2 के अंदर जाते हैं तो इनका कुछ हार्म नहीं होता। खाली थोड़ा सा फर्क ऐसा है कि अगर फ्रोजन एम्ब्रियो है, मींस जो LN2 में हम फ्रीज करते हैं और उसको बाद में हमको यूज करना है, तो उसका थोड़ा कंसेप्शन रेट फ्रेश एम्ब्रियो से एक 5% कम रहता है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन क्या है कि हर एक टाइम पे हमारे पास, अगर जैसे मैंने देखा कि अगर 10-12 एम्ब्रियो हो गए लेकिन रिसिपिएंट हमारे पास अवेलेबल नहीं, तो जो अगर 5 रिसिपिएंट है तो हम 5 को फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे और बचे हुए 7 एम्ब्रियोज या भ्रूण जिसको हम बोलते हैं उसको हम फ्रीज करेंगे। तो जो स्लाइड में हम रखते हैं उसका भी थोड़ा सा एक प्रोटोकॉल है। ऐसा नहीं कि स्लाइड में एम्ब्रियो लोड कर दिया और उसको फ्रीज कर दिया, ऐसा नहीं है। कुछ आगे वाले स्लाइड में होगा, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये जो है, ये जो एम्ब्रियो डालते हैं तो यहाँ पे 1-2 जगह हम एयर बबल रखते हैं। क्योंकि क्या है कि फ्रीजिंग के बाद ये मीडिया जो है वो बल्ज हो जाता है, उसके बाद स्लाइड बस्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे एज कुशनिंग का काम करता है एयर बबल। तो ये एयर बबल रखने के बाद बीच में हम एम्ब्रियो रखते हैं। तो एक छोटा सा प्रोटोकॉल जो हमारा MSP या SOP में है वो हम ये करते हैं। और ये स्ट्रॉ जो है हमारे सीमेंट की स्ट्रॉ जैसी स्ट्रॉ रहती है। मेरे AI भाई उनको मैं बताता हूँ कि ये रूटीन हमारे जैसी AI की स्ट्रॉ रहती है उसके जैसे स्ट्रॉ रहती है। लेकिन इसमें क्या है कि AI की स्ट्रॉ पे हम प्रिंट करते हैं, जैसे बुल का नाम है, उसका प्रोडक्शन डेट है, उसका इजैकुलेट नंबर है, या उसकी माँ का दूध कितना है, वो हम स्ट्रॉ पे लिखते हैं। लेकिन ये स्ट्रॉ पे हम प्रिंट नहीं करते। ये स्ट्रॉ पे क्या रहता है
इसके आगे हम एक छोटा सा आईडी रॉड लगाते हैं, और वो जो आईडी रॉड है उस पे हम ये एम्ब्रियो के, जनरली एम्ब्रियो क्या है कि एक गाय और सांड या बैल उसका संकर रहता है, तो उसमें दो ही हम चीजें रखते हैं, ये बुल कौन सा है या दाता गाय कौन सी है, उसका नंबर या नाम, और एम्ब्रियो का स्टेज, ये अगर 6 ग्रेड का है 7 ग्रेड का है, मीन्स ब्लास्ट है, अर्ली ब्लास्ट है, मोरुला है हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में, तो उसका ग्रेड लिखते हैं और प्रोडक्शन का डेट लिखते हैं, कभी तैयार किया हुआ। तो जब भी हम उसको थॉइंग करने के बाद डालेंगे तो उसको हमको पता चलेगा कि भाई ये गाय को हमने 1.5 साल पहले एम्ब्रियो का डाल दिया, या 6 महीने पहले प्रोड्यूस हुआ एम्ब्रियो डाल दिया, ऐसा है। और दूसरा, ये जो फ्रोजन एम्ब्रियोज है, तो उसका एक तकनीक ऐसा है कि जो हम रीयूज करते हैं, इसको थॉइंग के बाद हम ट्रांसफर करते हैं, तो हम एआई में जब भी करते हैं तो हम पानी का टेम्परेचर 37-38 डिग्री रखते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है, इसमें हम 30 डिग्री रखते हैं और 30 सेकंड्स के लिए उसको थॉ करते हैं, और एज यूजुअल एआई के जैसे हम ट्रांसफर करते हैं। तो अगर ये एम्ब्रियोज फील्ड में लेके जाने हैं, तो अगर फ्रेश एम्ब्रियो लेके जाने हैं, जैसे मैंने अभी कहा था कि फ्रेश एम्ब्रियो का रिजल्ट बहुत अच्छे है कंपेयर टू फ्रोजन एम्ब्रियोज, तो फ्रेश एम्ब्रियो लेके जाने के लिए कुछ इनक्यूबेटर की एक उपकरण जिसको हम बोलते हैं, तो ये एक उपकरण है जिसको हम एम्ब्रियो ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि एक टेम्परेचर 37 डिग्री टेम्परेचर इसमें रहता है, और ये 2-3 दिन तक आराम से इसमें इसका बैटरी बैकअप रहता है, और इसमें 37 डिग्री टेम्परेचर पे एम्ब्रियो 2-2, 3-3 दिन तक हम रख सकते हैं। और इसलिए फील्ड में जब भी हम ट्रांसफर करते हैं तो हम एम्ब्रियो ट्रांसपोर्टर में एम्ब्रियो डाल के स्ट्रॉ में लोड करते हैं और इसमें रखते हैं। ये दूसरा, ये ऊपर का जो इंक्यूबेटर है, एक्चुअली ये oocyte ट्रांसपोर्टर है। अगर जैसे एक शुरू में मैंने बताया था कि कुछ कुछ किसान भाइयों के पास अगर अच्छी नस्ल की गाय है और उससे उसकी इच्छा है कि वो इससे हम एम्ब्रियो प्रोड्यूस करेंगे, तो अगर कुछ कुछ किसान तैयार रहते हैं, मेरी गाय है अभी बुढ़ी हो गई, इसको मास्टाइटिस हुआ है, तो ये अभी गाभिन रहने के काबिल नहीं है, इसको हम गाभिन करेंगे नहीं, तो उसको मल्टीप्लाई कर, लेकिन उसका दूध बहुत अच्छा है, एक बैच में उसने 6000 लीटर दूध दिया है, 5000 दिया है या 8000 दिया है, क्रॉस ब्रीड है, तो उसका क्या करेंगे? तो उसका हम यूटिलाइज ऐसे कर सकते हैं कि आपके घर आके हम उसका ओपीयू या उस स्त्री बीज संकलन कर सकते हैं, और वो जो रिकवर्ड oocytes है, ये जिसको हम ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर या oocyte ट्रांसपोर्टर बोलते हैं, इसमें डाल के हम हमारे यहाँ लैब में लेके आ सकते हैं। इसको भी बैटरी बैकअप रहता है, और इसमें क्या रहता है कि इसमें जो मैंने बताया था बीच में कि कुछ टिपिकल टाइप के मीडियाज रहते हैं और टेम्परेचर रहता है, और जो गर्भाशय जैसे जिसको हम बोलते हैं उसका वातावरण है, तो उसका वातावरण एक छोटे से कॉम्पैक्ट इंक्यूबेटर में क्या रहता है, इसमें मीडिया हम डाल सकते हैं, मीडिया का पीएच मेंटेन रहता है, इसमें 3 प्रकार के गैस का सप्लाई रहता है, वो गैस भी इसमें रहता है, और इसमें भी 1-2, 3-3 दिन तक हम oocytes रख सकते हैं, ऐसा है। लेकिन ये जो इंक्यूबेटर है, इसमें अगर एम्ब्रियो डालते हैं तो एक थोड़ी सी मिनिमम दिक्कत ऐसी आती है कि इसमें हम एक 7-8 घंटे तक एम्ब्रियो रख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि फिर एम्ब्रियो डीजेनरेट होने शुरू होते हैं अगर फ्रेश एम्ब्रियो है तो इसलिए एक थोड़ा हमको ध्यान में रखना है कि अगर ये इंक्यूबेटर हम लेके जाते हैं फील्ड में, तो विदिन 7 to 8 hours वी शुड ट्रांसफर ऑल दिस एम्ब्रियो। मीन्स अगर हम यहाँ से हमारे लैब से उस साइड एम्ब्रियो इंक्यूबेटर लेके निकलते हैं इंक्यूबेटर में एम्ब्रियोज, तो एक 7-8 घंटे से पहले हमको उसको ट्रांसफर करना है, अदरवाइज क्या होता है कि प्रेगनेंसी रेट कम होते जाते रहता है। तो अभी एम्ब्रियो जैसे मैंने कहा कि हम रिसिपिएंट या किसान की गाय या हमारे फार्म की गाय में डालेंगे, लेकिन डालने के लिए क्या है, ऐसा नहीं, अभी क्या है कि एक एम्ब्रियो जाके किसान के यहाँ डालना ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो इसको क्या है कि या मेरे फार्म पे अगर एक एम्ब्रियो तैयार हुआ तो एक एम्ब्रियो डालना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इस सिंक्रोनाइज जिसको हम बोलते हैं, एक 10, 12, 15, 20 जो हीफर्स है या रिसिपेंट है उसको हम हार्मोन्स देके सिंक्रोनाइज करते हैं, और फिर एक 15-20 इकट्ठा करके उसको हम ट्रांसफर करते हैं। क्या है कि अगर 20 मैंने रिसिपिएंट सिंक्रोनाइज कर दिए तो ऐसा नहीं कि 20 के 20 रिस्पॉन्स देगी और 20 के 20 में एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा, ऐसा कदापि नहीं होता। अगर मैंने 20 सिलेक्ट कर दिए तो उसमें 10 या 12 रिसिपिएंट ही हीट पे आती है, और उनमें अच्छे 2 क्राइटेरिया, एक तो हीट पे आना है और सीएल रहना है। तो अगर 20 प्लान किए तो 10, 12 या 13 तक हम जाते हैं। तो इसलिए वो अगर हम किसान के यहाँ या गांव में कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि एक दिन हमारा टीम जाता है, 10, 12, 15, 20 रिसिपिएंट सिलेक्ट करता है अच्छी क्वालिटी, जैसे मैंने कुछ क्राइटेरिया अभी बीच में बताया था कि वो रिपीट ब्रीडर नहीं होनी चाहिए, उसका सर्वाइकल पेटेंसी अच्छा होना चाहिए, हीफर होनी चाहिए, सिस्टिक ओवरी नहीं होनी चाहिए,
तो ऐसे क्राइटेरिया फॉलो करके 15-20 हीपर्स हम सिलेक्ट करते हैं और उनको फिर सिंक्रोनाइजेशन के इंजेक्शंस देते हैं। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स मैंने बताए थे, कुछ सीडर के प्रोटोकॉल है जिसमें हम सीडर डाल सकते हैं, कुछ 2PG के प्रोटोकॉल है, कुछ हार्मोन्स के प्रोटोकॉल है। किसान भाइयों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो हमारे ARTs है या टेक्निकल लोग हैं उनको समझ में आ जाएगा। तो एक विशिष्ट प्रकार के हार्मोन्स के इंजेक्शंस हम देते हैं और ये पूरे रिसिपिएंट्स जिसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे उनको एक ही दिन पे मार्च पे आते हैं और एक ही दिन पे उसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। तो ये कुछ हार्मोन्स के प्रोटोकॉल मैंने दिए थे, तो ये है। लेकिन बीच में एक मैंने लाइन डाला है, जिसको CL होगा उसको ही हम एम्ब्रियो डालेंगे। बहुत बार क्या होता है, फील्ड में हम जाते हैं, किसान भी बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं साहब कैसा भी करो इसको एम्ब्रियो डाल दो, लेकिन अगर ये क्राइटेरिया नहीं रहता तो उसको वो बेचारा नाराज हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आता है कभी कभी फील्ड में। एज पर आवर चॉइस या किसान के फार्मर चॉइस हम वी कैन नॉट ट्रांसफर द एम्ब्रियो, देयर शुड बी सम टेक्निकल फॉलोअप या टेक्निकल रिक्वायरमेंट, वो होने के बाद ही हम इसको एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, ये स्टॉक का फोटो यहाँ पे मैंने बीच में डाला है। तो एक आईडी रॉड रहता है, जैसे मैंने पिछली साइड में बताया, तो एक आईडी रॉड रहता है यहाँ पे। तो इस पे हम डोनर के डिटेल्स, सायर के डिटेल्स और डेट ऑफ प्रोडक्शन और एम्ब्रियो का स्टेज लिखते हैं और ये एम्ब्रियोज उसमें लोड करते हैं। हाँ, जैसे अभी कहा था कि अगर हम हीट के 7वें दिन अगर हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, एक लोकल एनेस्थीसिया जिसको हम इपिडुरल एनेस्थीसिया बोलते हैं, तो ये हम देते हैं, ये पूंछ में देना पड़ता है। एक लोकल एनेस्थेटिक का इंजेक्शन रहता है लिग्नोकेन बोल के, तो वो हम डिपेंड्स अपॉन द रिसिपिएंट एज है या उसका बॉडी साइज है, तो 2 ml 3 ml 5 ml वो हम देते हैं। और बाद में अभी ये हमारे मेरे कलीग है डॉक्टर घाड़गे, वो भी एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं गाय में। तो देखिए आप अगर ये एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो ये पूरा सैनिटाइजर प्रिकॉशंस, ये गाय का पूरा जो वजाइनल पार्ट है पूरा हम बाहर से पानी से क्लीन करते हैं, फिर अच्छे टॉवल से मॉप करते हैं, या फिर जो हम एम्ब्रियो की शीट है या उस पर थोड़ा सा प्लास्टिक कवर डालते हैं। क्योंकि क्या है, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें है, अगर वो उसको हम फॉलो करते हैं तो हमारा कंसेप्शन रेट और बेहतर हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजों को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए हमारे ट्रांसफर फील्ड में, हमारे फार्म पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ये अभी पिछले 1 साल से हमने शुरू किया है, हम किसानों की यहाँ पे भी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हम हमारा जो महाराष्ट्र का कुछ पार्ट है, अहमदनगर का है, अकोले है, संगम नगर है, या पुणे के सराउंडिंग है, पुणे जिला है, सातारा जिला है, तो हम बहुत सारे अभी हमने किसानों के यहाँ पे भी एम्ब्रियो ट्रांसफर किए हैं। तो उनके लोकल लेवल पे अभी कुछ कुछ जगह ये जिसको हिंदी में आप घोड़ी बोलते हैं, तो हमारा टीम हम खोड़ा बोलते हैं, तो ये रहता है, कुछ कुछ जगह नहीं रहता है, तो हम ऐसे ओपन में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बीच में हमने कुछ, अब हमको फील्ड में भी करना है, तो हमारे कुछ ARTs थे महाराष्ट्र के, तो उनको भी हमने ट्रेनिंग दिया था ये पूरे लैब में उनको, एक 2-3 दिन का एनिमल्स कैसे, क्योंकि क्या है कि अगर फील्ड में एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है तो जो हमारे फील्ड के ART भाई है तो उनको पता रहना चाहिए कि बाबा क्या कैसे करते हैं। क्योंकि क्या है, एक एम्ब्रियो को, अभी तक मैंने बताया ना, लेकिन एक एम्ब्रियो का कॉस्ट 10 से 15 हजार आता है। अगर ये 15 हजार वाला एम्ब्रियो अगर हम गाय में डालते हैं तो वो वेस्ट ना हो, तो उसलिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो रिसिपिएंट की है जिसमें हमको एम्ब्रियो डालना है, तो उसको क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, उसको CL सिलेक्शन कैसे या पाल्पेशन कैसे करते हैं, तो उसको सिलेक्शन कैसा करना है। तो इसलिए बेसिक नो हाउ के लिए हमने कुछ एक 20-22 लोगों को हमने ट्रेनिंग दिया था हमारे यहाँ। और बाद में फिर हमने अभी ये जो फील्ड में आप देख रहे हैं, ये ट्रांसफर उनके ट्रेनिंग के बाद ही किए, क्योंकि क्या ये एनिमल्स पूरे उन्होंने सिलेक्ट किए थे और ये उनको ट्रेनिंग देके हमने ये किया था। लेकिन क्या है कि उनको भी पता होना चाहिए, अगर ये एम्ब्रियो एक है, अगर हम इसको ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उसको ट्रांसफर करने के लिए या तैयार करने के लिए कितनी मेहनत लगती है उनको पता होना चाहिए। इसलिए हमने उनको एक 4-5 दिन का ट्रेनिंग दिया था, राइट फ्रॉम OPU, लैब पार्ट, एम्ब्रियो प्रोडक्शन, एम्ब्रियो रिसिपिएंट सिलेक्शन, सिंक्रोनाइजेशन एंड ट्रांसफर। तो कुछ हमने जैसे फील्ड में अगर हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर किए थे, तो कुछ कुछ किसान के यहाँ पे भी ये देशी नस्ल के हमने एक्चुअली गिर और सहवाल के एम्ब्रियो ट्रांसफर किए थे। तो किसानों के यहाँ पैदा हुए बच्चे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये होस्टन की गाय है, उसके यहाँ सहवाल बच्चा पैदा हुआ है। ये होस्टन की क्रॉसब्रेड गाय है, उसके यहाँ गिर का बच्चा पैदा हुआ है। ये तो खिलार गाय है हमारे महाराष्ट्र के लोकल, इसके यहाँ सहवाल का बच्चा पैदा हुआ है। ये भी क्रॉसब्रेड है, उसके यहाँ सहवाल का बच्चा पैदा हुआ है। तो हमारा फायदा क्या है कि 2 फायदे इसमें एक है, तो अगर पाड़ी होती है या बछिया जिसको हम बोलती है, तो बछिया होती है तो किसान रखेगा,
अगर अच्छी नस्ल का मेल काप या पाड़ा होता है, जैसे अभी ये फोटो में देखिए ये पाड़ा है, इसको हम सीमेन कलेक्शन के लेके आए, क्योंकि क्या है इसकी पेडिग्री हमको पता है, इसकी माँ का दूध एक बैत का कितना है, उसको जो सीमेन से हमने यूज किया तैयार किया था, तो सीमेन बुल जो है उसकी माँ का दूध क्या था, उसकी सीमेन की क्वालिटी क्या थी, तो ये पूरी चीजें हमको पता रहती है। तो अगर पाड़ा हुआ या बच्चा हो गया तो हमारे यहाँ सीमेन कलेक्शन के लिए, अभी ये जो बच्चा है हमारे यहाँ बायप हम CRS में लेके आ गए उसको। और ऐसा है कि हम फोकट में भी नहीं लेके आते, जो किसान उसको 15 दिन बाद लेके आते हैं, जो किसान है तो उसको थोड़ा सा एक सॉर्ट ऑफ रिन्यूमरेशन हम देते हैं, बाबा एक दिन का कुछ दूध पीने के लिए जो खर्चा है, या उसने 15 दिन रखा है तो उसका हम खर्चा देते हैं और बाद में लेके आते हैं। ये कुछ IVF की काफ है जो हमारे फार्म पे तैयार हुए हैं। अभी इसमें आप देख सकते हैं ये देवनी जाति का है, ये गौला ब्रीड का है। अगर इसमें देखते हैं तो HF प्योर है, सहवाल है, रेड कंदारी है, ये सहवाल है, HF प्योर है, HF क्रॉस है। तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट हर टाइप के बच्चे IVF से पैदा। ये तो बीच वाला जो बच्चा है तो हमने Y सॉर्टेड, इसको हमने मेल सेक्स सॉर्टेड सीमेन यूज करके इसको तैयार किया था, तो एक सेक्स सॉर्टेड से भी एम्ब्रियो कुछ है। तो ये हमारे फार्म पे तैयार हुए कुछ IVF टेक्नोलॉजी से बच्चे हैं। ये भी देखिए, अभी आप देख सकते हैं, अभी इसमें भी देखिए ये गाय तो हमारी थारपारकर है, लेकिन ये बच्चा सहवाल का है। ये गाय सहवाल है, उसका बच्चा सहवाल। ये तो होस्टन प्योर गाय है, लेकिन उसमें बच्चा सहवाल का है। यहाँ पे भी थारपारकर है, बच्चा गिर का है। और ये जो गाय है ये तो इसकी हिस्ट्री अलग ही है। ये तो इसके हमने 3 एम्ब्रियो डाले थे, तीनों प्रेगनेंसी मिल गई और इसके तीनों बच्चे एक साथ अलग अलग गाय के पेट में तैयार हुए, इसके साथ खड़े हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी का फायदा। ये जो हमारी फार्म की टॉप गाय थी, इसका दूध 60 लीटर था, लेकिन वो 2 साल से गाभन नहीं रहती थी। तो व्हाट वी थिंक कि वो इसको हम IVF टेक्नोलॉजी से इसके बच्चे पैदा करेंगे। तो जो 2 साल में वो गाभन नहीं रहती, लेकिन उसमें एक ही उपयोग या एक ही साइकिल में हमको 3 बच्चे दे दिए। तो ये टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है। तो ऐसे हम टेक्नोलॉजी यूज करके अच्छे अच्छे क्वालिटी के बुल्स और बुल मदर्स तैयार कर सकते हैं। किसान के यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर हमारा बुल फार्म है तो बुल मदर फार्म है तो हमारे यहाँ भी हम तैयार करते हैं। तो ये लास्ट स्लाइड है। तो होप सो कि ये आपको पूरा जो भी मैंने अभी एक 1.5 घंटा बताया पूरा आपको भी समझ में आया होगा। और इसके बारे में अगर आपके कुछ सवाल है या कुछ प्रॉब्लम या कुछ इश्यूज है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। काफी आपने विस्तार में बताया इस टेक्निक के बारे में, मतलब टेक्निकल चीजें भी आपने बताई और फार्मर लेवल की जो बेसिक लेमन अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बताई। मैं आपकी टीम से पूछना चाहती हूँ कि वो कुछ इसके साथ जोड़ना चाहते हैं, अगर उनमें से कोई बात करना चाहते हैं तो प्लीज। थोड़ा सा आई एम डाउटफुल, क्योंकि अगर कुछ वर्किंग प्लेटफॉर्म पे हो गए तो आई एम डाउटफुल स्टिल कि वो है कि नहीं, पता नहीं। हाँ ठीक है सर, कोई बात नहीं। अगर उनमें से कोई बात करना चाहते हैं तो बाद में भी कर सकते हैं। हमें कुछ जो सवाल आए हैं वो मैं अभी पूछने शुरू करती हूँ। पहला सवाल ये है कि कैन वी यूज बायोटेक्नोलॉजी मॉडिफाइड सीमेन so that we can prevent disease in cattle? Are we working in this too? ये मेरे ख्याल से इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं, लेकिन बायोटेक्नोलॉजिकली मॉडिफाइड मींस व्हाट इट जनरली सीमेन इज ऑफ 2 टाइप, आइदर कन्वेंशनल सीमेन और आइदर सेक्स सॉर्टेड सीमेन. So that is, this is also biotechnologically modified semen है. तो in the initial side also I told itself you can use sorted semen or conventional semen. Or most of the diseases they are not transferred to semen, or say whatever the semen we are producing at our CRS lab, that is all from disease-free bulls. So there is not a 0.000% chance of transferring disease, any disease through semen, either conventional semen or sex sorted semen. तो सीमेन की सहायता से डिसीज स्प्रेड का चांसेस हमारे इसमें 0 है, और वही डिसीज फ्री बुल से प्रोड्यूस किया हुआ सीमेन हम यहाँ पे यूज करते हैं। और डोनर्स का भी मैंने अभी क्राइटेरिया बताया था, तो डोनर्स भी हम डिसीज फ्री यूज करते हैं। तो इसमें से डिसीज ट्रांसफर थ्रू एम्ब्रियो इज ऑलमोस्ट नील या 0 है इस केस में। ओके जिन्होंने भी सवाल पूछा था आपका अगर जवाब आपको मिल गया होगा तो ठीक है, नहीं तो आप हैंड रेज करके सीधा सर से भी सवाल पूछ सकते हैं। अगला सवाल आया है सर, इज देयर एनी चांस ऑफ म्यूटेशन इन एआई? म्यूटेशन के चांसेस नहीं है, क्योंकि क्या है कि देखिए इसमें क्या है कि जो
AI के बाद गाय के पेट में या गर्भाशय में बच्चा तैयार होता है. So what the natural process of embryo formation या remaining cow remaining pregnant, that process is being done in the laboratory itself. What we are doing, we are mimicking the environment of cow womb in the laboratory. So there are no any chances of mutation in this embryo production during the laboratory process. तो इसमें mutation के chances बहुत कम है. हाँ, लेकिन अगर genetic कुछ abnormality है तो that is bound to happen in any case, either AI और इन OPIF और MOT टेक्नोलॉजी. तो म्यूटेशन के चांसेस में बहुत कम है, लेकिन जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज आ सकते हैं जो AI के बाद में भी कभी-कभी आते हैं. ओके. हाँ, उन्होंने ही वापस पूछा है, आई मीन टू से कि चाइल्ड बोर्न आफ्टर ब्रीडिंग शुड बी रेजिस्टेंट. No, that depends upon the where that calf is born, because just पहले in between I told कि where the calf is IVF technology, calf born out of IVF technology, we should be kept in good condition, because that obviously that the farmer is paying almost high amount of embryo. The embryo is costing almost 10 to 15,000, and whatever the progeny or pregnancy we got after embryo transfer, so that care should be taken by farmer. So at farmer level पे अगर अच्छा environment है, उसको आप अच्छा रेस करते हैं तो कुछ इशू नहीं है, बच्चे अच्छे पैदा हो. अभी मैंने दिखाया था को किसान के यहाँ पे भी अच्छे बच्चे पैदा हुए. ऐसा है. जी जी. वही कॉस्ट से रिलेटेड ही अगला सवाल है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर? एक्चुअली अगर आपको थोड़ा सा एक कॉमन लैंग्वेज में आपको बोलूं तो इन दिस टेक्नोलॉजी एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड एक्सेप्ट वेटनरियन या टेक्नीशियन और एनिमल. इस चीज में हम जो भी हार्मोन्स यूज करते, सॉरी मीडिया यूज करते हैं, जो भी हम कंज्यूमेबल्स यूज करते हैं, जो भी ये तक पूरे इंपोर्ट हुए हैं, खाली हम हमारे एनिमल और हमारे एक्सपर्ट्स जो है यहाँ के हैं, अदरवाइज एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड. सो इसलिए ये एम्ब्रियो का ऑन एवरेज कॉस्ट जो है इट रेंजेस फ्रॉम 8,000 to 15,000, डिपेंड्स अपॉन द रिकवरी. उसमें क्या है कि रिकवरी का भी, अगर सपोज मैंने एक ओपीयू किया तो उसमें अगर 20 सुसाइड्स मिले, तो अगर एंड ऑफ द डे मेरे 7, 8 या 10 एम्ब्रियो हो गए तो मेरा ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा. लेकिन 10 ही सुसाइड्स मिल गए और 3 ही एम्ब्रियो हो गए, so again, because cycle remains same for 8-9 days, media remains same, equipments remains same, person remains same. Only it depends upon the how much oocytes we record during OPU and how much oocytes get converted into embryo end of the cycle. So that matters upon the cost of production. थैंक यू सर. आई थिंक आपके सवाल का आपको जवाब मिला होगा. एक दो लोगों ने जो पूछा है कॉस्ट ऑफ इसका कॉस्ट के लिए. अगला सवाल सर आया है कि इंपोर्टेड ब्राजील गिर एम्ब्रियोज अपने पास है क्या? नहीं, एक्चुअली हमारे पास जो गिर की एम्ब्रियोज है तो हमारे खुद के हैं. हमने ब्राजील से कुछ इंपोर्ट भी नहीं किए थे और ब्राजील के कुछ सीमेन भी अभी तक हमने कुछ यूज नहीं किया. तो व्हाटएवर द एम्ब्रियो प्रोड्यूस फॉर दिस गिर ब्रीड्स, दे आर फ्रॉम आवर कंट्री ओनली, नॉट फ्रॉम ब्राजील. ओके. एक आई डोंट नो सवाल है क्या, तो एक जन ने पूछा है क्या ऐसे लोकल किसान करा पाएंगे, क्या इससे लोकल किसान करा पाएंगे? लोकल अभी मैंने कुछ आपको फोटो दिखाए थे, तो हमने लोकल किसान की यहाँ ही किया था. एक मिनट मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ. और हाँ जी सर. दूसरा कॉस्टिंग के बारे में मैं बोलता हूँ कि कॉस्टिंग तो हमने एम्ब्रियो की पकड़ी, लेकिन उसके जो लॉजिस्टिक है, मींस उसको जो मैंने बताया था कि रिसिपिएंट को हमको सिंक्रोनाइज करना है, तो उसका कॉस्ट है. ट्रांसफर के लिए हमको कुछ एक टिपिकल टाइप ऑफ शीट लगती है या स्ट्रॉज है, तो उसका भी कॉस्ट है. और लॉजिस्टिक आना जाना है, अगर मैं यहाँ और लेके सराउंडिंग 4-5 किलोमीटर में अगर ट्रांसफर करता हूँ तो उसका लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम आएगा. लेकिन यहाँ से अगर 150-200 किलोमीटर जाके ट्रांसफर करता हूँ तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट हाई आएगा. तो एम्ब्रियो प्रोडक्शन प्लस ट्रांसफर, दोनों कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, और सिंक्रोनाइजेशन के कॉस्ट. ऐसा है. राव साहब, अभी जो क्वेश्चन आया है उनको हम अलाउ टू टॉक कर सकते हैं क्या? आपको आपके लेवल पर समझ सकेगा किसने क्वेश्चन पूछा एग्जैक्टली? You can ask him to raise his hand, Shreya. Yes, I did that actually, लेकिन उन्होंने रेज हैंड नहीं किया है. उनका वापस वही एक आया है कि बायोटेक्नोलॉजिकली आई मीन यूजिंग वेक्टर्स इन सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड डीएनए सो दैट calf will be resistant to some disease. It is not related to outer conditions, ऐसे वो बोल रहे हैं. No, that type of technology we are not using. We are just using whatever the semen produced through either conventional semen production or through fertile semen production.
यस, अभी तो सवाल उतने ही आए हैं सर। अगर किसी को सर से डायरेक्टली सवाल पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। Here, there's one question in question answer section. There's one question in question answer section, Shreya, the second one. You're on mute, Shreya. हाँ सर, एक सवाल जो आया है, व्हाट इज द स्कीम ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर फॉर फार्मर्स इन उर्ली कंचन, whether BIF gives assured pregnancy or not? No, actually, generally under this RGM project, Rashtriya Gokul Mission project, actually we are doing this embryo transfer for this indigenous breed free of cost presently till the project is continued. Or we are not assuring the pregnancy, because what happens, the conception rate is hardly 20 to 30, ranges between 10 to 30%. So to give assure pregnancy, we need to transfer 4 or 5 pregnancies like that. So what we are doing the embryo transfer. If she founds pregnant, that is okay. If second time if the farmer is interested, again we can do it and we can make that cow pregnant. Yes, sir. Yes, thank you sir. और किसी को कोई सवाल है क्या? क्या इसकी AI टेक्नीशियन को ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसा एक सवाल आया है सर। हाँ, दिया था अभी, जैसे मैंने एक फोटो में दिखाया था कि हमने ऑलमोस्ट 20-22 AITs को हमने यहाँ हमारे यहाँ ट्रेनिंग दिया था। तो एक्चुअली रिक्वायरमेंट हमारा ऐसा था कि हमको थोड़ा फील्ड में भी करना था, तो ईच एंड एवरी टाइम वी कैन नॉट गो फ्रॉम उर्ली कंचन टू द फील्ड एंड सेलेक्ट द एनिमल्स। तो उसके लिए हमने कुछ AITs को बेसिक ट्रेनिंग दिया था, जैसे कि वो रेसिपिएंट सिलेक्शन कैसा करना है, उनका ओवेरियन पाल्पेशन कैसा करना है, और थोड़ा सा उनका जस्ट एक्सपोजर टाइप ऑफ विजिट कि वो एम्ब्रियो तैयार करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप उसको फील्ड में लेके जाने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए लेके जाते हैं, तो एक एम्ब्रियो के लिए 10-15 हजार जो खर्चा आता है, तो वी कैन नॉट ट्रांसफर इन एनी काउ। तो इसके लिए थोड़ा सा हमने तो एक ट्रेनिंग दिया था, क्योंकि क्या है, उनको भी समझना चाहिए कि इतना कॉस्टली आइटम है तो उसको हम अच्छे एनिमल में ट्रांसफर करेंगे। इसलिए हमने एक बीच में 20-22 AITs को हमारे यहाँ ट्रेनिंग दिया था, और दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और एक चीज मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर हमारा भी इंस्टीट्यूट है BIF, वो एक्चुअली ट्रेनिंग के लिए रिकॉग्नाइज हुआ है, और कुछ दिनों बाद हमारे यहाँ भी रेगुलर ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा वेटरनरी स्पेशली, और ये हमारा रूटीन ट्रेनिंग चालू रहेगा साल भर, ऐसा। यस, थैंक यू सर। और सर एक और सवाल ऐसे पूछा है कि यूपी में ये ट्रेनिंग कहाँ ले सकते हैं, और इसका क्या कॉस्ट होगा अगर यूपी में होगा? में तो फिलहाल हम नहीं ले सकते, क्योंकि क्या है कि अगर ट्रेनिंग देना है तो लैब में ही देना पड़ेगा, और यहाँ पे हम जहाँ पे हम OPU करते हैं, तो वहां पे अगर ये पूरा हम उर्ली कंचन CRS में करते हैं, तो यूपी में ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन ट्रेनिंग का कॉस्ट अगर आप देखते हो तो बहुत कॉस्टली है, क्योंकि ट्रेनिंग का कॉस्ट, एक ट्रेनिंग पर पर्सन ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लाख तक खर्चा आता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हार्मोन्स है, इक्विपमेंट्स है, कंज्यूमेबल्स है, तो पूरा उसका कॉस्ट बहुत इन्वॉल्व रहता है। तो उसमें ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 लाख तक खर्चा आता है एक ट्रेनिंग का, एक 10 दिन का। ओके ओके। और किसी को कोई सवाल है क्या, या सर से डायरेक्टली बात करनी है अगर किसी को? एक मिनट रुकेंगे सर, अगर किसी को कुछ सवाल होगा तो पूछ लेंगे, और नहीं तो हम क्लोज कर सकते हैं। एक सवाल सर पूछा है, इज दिस ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट एट BIF अंडर RGM? नहीं, एक्चुअली RGM ने प्रपोज किया है कि 1 लाख
रुपीस पर ट्रेनिंग ऐसा प्रपोज आरजीएम नहीं किया है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है। अभी हम गवर्नमेंट को ये करेंगे तो गवर्नमेंट 1 लाख रुपए उस पर खर्चा करेगा, ऐसा है। ओके ओके। मेरे ख्याल से और किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सेशन तो काफी बढ़िया रहा सर, मतलब एक नई टेक्नोलॉजी है। ओके, एक सवाल आया है, गवर्नमेंट विल स्पॉन्सर बट इज देयर एनी कॉस्ट टू द ट्रेनिंग? मेरे ख्याल से सर ने ऑलरेडी बोला है कि ये ट्रेनिंग को ही कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी है। आपको थोड़ा सा शेयर करता हूँ कि अभी 21 जून को न्यू दिल्ली में एक मीटिंग हुआ था। इन दैट मीटिंग गवर्नमेंट हैज प्रपोज 6 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट नेशनल लेवल, तो वो 6 में बायफ एक है, और ऑलमोस्ट व्हाट दे प्रपोज की एक ट्रेनिंग के पीछे 10 दिन के ट्रेनिंग के पीछे 1 लाख रुपए खर्चा आएगा, दैट ट्रेनिंग हैज टू पे। यस, थैंक यू सर। यस, मेरे ख्याल से हम सेशन यही रोक सकते हैं। मैं कदम सर को और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक तो इस टेक्नोलॉजी पर वो काम भी कर रहे हैं इसलिए एक, और दूसरा उन्होंने अपने शेड्यूल में से समय निकालकर हमसे बात करने के लिए 1.5 घंटा उन्होंने निकाला, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आपके अगर कोई और सवाल रहेंगे पार्टिसिपेंट्स के, तो जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप वो सवाल पूछ सकते हैं, वो सवाल या फिर कोई अगर रिक्वायरमेंट्स इंक्वायरीज होंगे तो आप पूछ सकते हैं। मैं कदम सर से हम वो शेयर करते रहेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ खड़से सर का भी, जिन्होंने सीआरएस का जो प्रोग्राम है उसके बारे में भी काफी जानकारी दी अच्छी तरह से, कि किस तरह से बायफ काम करता है, किस तरह से किसानों के भलाई के लिए और मिल्क प्रोडक्शन ओवरऑल बढ़ाने के लिए किस तरह से हम काम करते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने एक ओवरव्यू दिया। उसके लिए धन्यवाद सर, थैंक यू। और मेरे साइड से भी मैं थोड़ा सा थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरी टीम को, खड़से सर को, और आप सभी वार्जे में बैठे लोगों को, आपने पूरा वेल ऑर्गेनाइज किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्टिसिपेंट्स है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन भी बहुत इंटरेक्टिव था और बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस थे उसमें। यस थैंक्स टू ऑल, थैंक यू। एक सवाल किसी ने पूछा है पार्टिसिपेंट ने कि ये रिकॉर्डिंग इसका अवेलेबल रहेगा क्या? ये रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल रहेगा, लेकिन उसके अगर कुछ पेमेंट का होगा तो हम ग्रुप पर ही डाल देंगे। काफी नॉमिनल पेमेंट होगा, क्योंकि हमें उसका एक वीडियो जैसा तैयार करके हमारे एलएमएस पर अपलोड करना पड़ेगा, तो दैट विल बी अवेलेबल एज अ कोर्स, नॉट एज अ फ्री व्यूइंग रिकॉर्डिंग। और सभी मेरी टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और कदम सर से भी आपको अगर किसी और विषय पर सुनना है या फिर हमसे, तो आप हमें भी वो इंक्वायरीज भेज सकते हैं, सो दैट उस तरह से हम अगले ट्रेनिंग्स भी अरेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मेरे यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। यस, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय।